नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। लास्ट लेक्चर में हमने डिजिटल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट किया था। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि डिजिटल ऑडिट क्या होती है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, उसमें चैलेंजेस क्या हैं, ऑडिटर ऑर्गेनाइजेशन के आईटी इन्वायरमेंट को किस तरह से अंडरस्टैंडिंग लेगा, और ऑर्गेनाइजेशन आईटी इन्वायरमेंट यूज़ कर रही है तो उसके कारण क्या क्या न्यू रिस्क राइज हो रही हैं, वो भी हमने देखा। फिर हमने देखा कि साइबर अटैक क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप के साइबर अटैक हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन उन साइबर अटैक के लिए क्या करेगी, ऑर्गेनाइजेशन उन साइबर अटैक के लिए कौन कौन से कंट्रोल लगाएगी, उसका साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो न्यू टॉपिक है आज रिमोट ऑडिट। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं कि रिमोट ऑडिट क्या होती है। आज हम जो टॉपिक देखने जा रहे हैं उसमें मोस्टली क्या है, मोस्टली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होंगे, जिनका ऑडिट से रिलेटेड बहुत कम रोल होगा। कुछ टॉपिक्स हैं जिनका ऑडिट से रिलेटेड रोल है, वो हम स्टार्टिंग में कर लेंगे, और जो फालतू टॉपिक्स होंगे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वो हम लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले रिमोट ऑडिट। रिमोट ऑडिट क्या होती है? तो रिमोट ऑडिट का मतलब क्या है, कोई भी ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का यूज़ करके ऑडिट करना, इसे क्या बोला जाता है, रिमोट ऑडिट। कि ऑनलाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का यूज़ करके क्या कर लेना, ऑडिट कर लेना, मतलब घर बैठे ही ऑडिट कर लेना, अपने ऑफिस से क्या कर लेना, ऑडिट कर लेना, यही क्या है, रिमोट ऑडिट। मतलब आपको क्लाइंट प्लेस में जाके ऑडिट करने की ज़रूरत नहीं, आपको क्लाइंट प्लेस पर जाके ऑडिट करने की ज़रूरत नहीं होगी। मतलब क्या करोगे, आप ऑनलाइन मीन्स का यूज़ करके ही ऑडिट कर लोगे। अब ये कंसेप्ट कब आया, कोविड-19 के टाइम पे ये कंसेप्ट स्टार्ट हुआ था रिमोट ऑडिट का, कि घर बैठे ही ऑडिट करना। अब हम क्या देखने जा रहे हैं, हम देखने जा रहे हैं इसके एडवांटेज क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या है रिमोट ऑडिट करने के, कि घर बैठे ही ऑडिट करना, अपने खुद के ऑफिस से क्या करना, ऑफिस में बैठे बैठे ही ऑडिट करना। इसके एडवांटेजेस क्या होंगे, सबसे पहले हम देखते हैं एडवांटेजेस। हम ऐसा करते हैं, एडवांटेज के साथ ही साथ उनके डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं, साथ ही साथ हम क्या करते हैं, डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। एक एडवांटेज देखेंगे और एक डिसएडवांटेज, ऐसा करते हैं हम। तो देखो एडवांटेज क्या होगा, सबसे बड़ा एडवांटेज कॉस्ट एंड टाइम इफेक्टिव। बताओ रिमोट ऑडिट के कारण क्या हो गया, रिमोट ऑडिट के कारण आपको अब क्लाइंट के प्लेस पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करोगे, घर बैठे ऑडिट करोगे, तो आपकी जो ट्रैवल टाइम है वो बच गया। अब ट्रैवल टाइम बचा है, ट्रैवल टाइम तो बचा ही है, लेकिन आपको ट्रैवल करने की भी नीड नहीं है। तो आप जो ट्रैवल के लिए जो कॉस्ट लगती थी वो भी क्या हो गई, सेव हो गई। तो ये क्या होगी, रिमोट ऑडिट कॉस्ट एंड टाइम इफेक्टिव। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या हुआ, डिसएडवांटेज हुआ नेटवर्क इश्यूज के कारण, कि यहाँ पे नेटवर्क इश्यूज आ सकते हैं। क्या हो सकते हैं, रिमोट ऑडिट में नेटवर्क इश्यूज आ सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे जो मीटिंग्स वगैरह होगी वो क्या हो जाएंगी, रुक जाएंगी, मीटिंग वगैरह क्या हो जाएंगी, इंटरप्ट हो जाएंगी। तो एडवांटेज तो क्या है, ये कॉस्ट एंड टाइम इफेक्टिव है, आपका ट्रैवल का टाइम बच गया, ट्रैवल की जो कॉस्ट लगती थी वो बच गई। डिसएडवांटेज क्या है, क्योंकि घर पे आप क्या कर रहे हो, नेट के द्वारा ऑनलाइन मीन्स को यूज़ करके क्या कर रहे हो, ऑडिट कर रहे हो, तो नेट में तो कोई पक्का है कि नेटवर्क इश्यूज आ ही सकते हैं। चाहे कितने अच्छा नेट हो जाए फिर भी नेटवर्क इश्यूज आते ही रहते हैं। तो नेटवर्क इश्यूज की वजह से क्या होगा, कि जो मीटिंग वगैरह हैं वो क्या हो जाएंगी, इंटरप्ट हो जाएंगी। दूसरा देखो, सेकंड देखो क्या बेनिफिट है, कंफर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो जो मैंने अभी तक आपको दो बेनिफिट लिखाए हैं, ये दोनों आप जानते हैं, और ये दोनों ही क्या हैं, मेन बेनिफिट हैं इसके, और तो इन्होंने क्या ज़बरदस्ती डाले हैं। फ्लेक्सिबिलिटी क्या, सेकंड बेनिफिट कंफर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी। जब आप घर बैठे ऑडिट करोगे तो क्या करोगे, आराम से करोगे, या तो आप क्या कर रहे हो, अपने बेड पे बैठे बैठे लेटे लेटे ऑडिट कर रहे हो, कुछ खाते खाते क्या कर रहे हो, ऑडिट कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, कंफर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो क्या हो रहा है, ऑडिट की इसकी वजह से, रिमोट ऑडिट की वजह से कंफर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है ऑडिट में। और इसका डिसएडवांटेज, इससे डिसएडवांटेज क्या हुआ, कि आप क्या नहीं कर पाओगे, जो ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है, जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, उसे आप क्या नहीं कर पाओगे, इसे विजुलाइज नहीं कर पाओगे, आप ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को समझ नहीं पाओगे, कि जो ऑर्गेनाइजेशनल का स्ट्रक्चर है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, घर बैठे ऑडिट कर रहे हो, क्लाइंट के प्लेस पे तो जा ही नहीं रहे। तो जो ऑर्गेनाइजेशनल का जो स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है, उसे आप विजुलाइज नहीं कर पाओगे, उसे समझ ही नहीं पाओगे। और एक दिक्कत क्या होगी, जो बॉडी लैंग्वेज होगी क्लाइंट की, बॉडी लैंग्वेज ऑफ क्लाइंट या जो मैनेजमेंट है, वो भी आप नहीं समझ पाओगे। जब हम ऑडिट करते हैं तो क्या होता है कि बॉडी लैंग्वेज, हम मैनेजमेंट की बॉडी लैंग्वेज को देखकर ही ये समझ जाते हैं कि क्या कोई घपला तो नहीं हो रहा। मैनेजमेंट की बॉडी लैंग्वेज को देखकर भी हम ये कई बार समझ जाते हैं कि मैनेजमेंट कुछ घपला तो नहीं कर रहा। तो यहाँ पे क्या होगा, लेकिन ऑनलाइन मीन से ऑडिट हो रही है, तो बॉडी लैंग्वेज को भी आप मैनेजमेंट की नहीं समझ पाओगे। तो ये इसका एक दूसरा डिसएडवांटेज हो गया।
अब आओ थर्ड, सिलेक्शन ऑफ ऑडिटर फ्रॉम ग्लोबल नेटवर्क। ग्लोबल नेटवर्क रिमोट ऑडिट की वजह से, क्योंकि घर बैठे ऑडिट हो रही है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो क्लाइंट है, वो क्या कर पाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन वो क्या कर पाएंगी, ग्लोबली कहीं से भी क्या कर पाएंगे, ऑडिट फर्म को सिलेक्ट कर पाएंगी, ऑडिट फर्म को अपॉइंट कर पाएंगी, वो कहीं से भी ऑडिट करवा पाएंगी। ऐसा नहीं है कि उन्हें खुद की सिटी से कोई किसी ऑडिटर को अपॉइंट करने की नीड है, वो कहीं से भी ऑडिटर सिलेक्ट कर सकती है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है कि फिजिकल वेरिफिकेशन तो हो ही नहीं पाएगा, जो फिजिकल वेरिफिकेशन है वो तो हो ही नहीं पाएगा। तो एडवांटेज क्या था, जो ऑर्गेनाइजेशन था वो क्या कर पाएंगी, ग्लोबली कहीं से भी एक ऑडिटर को अपॉइंट कर सकती हैं। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज क्या है कि फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक और एसेट्स तो अब हो ही नहीं पाएगा। तो ये इसका डिसएडवांटेज है रिमोट ऑडिट का। अब देखो नेक्स्ट एडवांटेज, जो एविडेंस गैदर करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होगा, वो भी क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। एविडेंस गैदर करने के लिए जो टाइम होगा वो भी रिमोट ऑडिट की वजह से क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। जब आप फिजिकली क्लाइंट की प्लेस पे जाते हो तो क्या होता है, आप मान लो 10 डेज के लिए ऑडिट करने के लिए गए हो, तो आपको उन्हीं टाइम में, जब आप उसकी प्लेस पर हो, उसी टाइम में आपको क्या करना पड़ता है, उसी टाइम के अंदर अंदर आपको एविडेंस गैदर करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ आप क्या कर सकते हो, सेवरल वीक तक आप इजीली क्या कर सकते हो, एविडेंस गैदर कर सकते हो। क्या कर सकते हो, आराम से, क्योंकि आप घर पे बैठे काम कर रहे हो, अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हो, आप धीरे धीरे क्या कर सकते हो, एविडेंस गैदर कर सकते हो। लेकिन जो फिजिकल जब आप क्लाइंट के प्लेस पे जाते हो, तब आप उसी टाइम के अंदर, जितने दिन आप ऑडिट करने गए हैं, उसी टाइम के अंदर अंदर आपको क्या करना है, क्लाइंट से एविडेंस लेने। हो सकता है कि आपको क्लाइंट मिले नहीं, कभी मिल जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसी टाइम में एविडेंस गैदर करने होंगे। तो फिजिकली क्या होता है, जब फिजिकली आप क्लाइंट के पास जाते हो तो एविडेंस गैदर करने का जो टाइम होता है वो क्या होता है, एक शॉर्ट पीरियड होता है। लेकिन यहाँ पे जो एविडेंस गैदर करने का जो टाइम है वो स्प्रेड हो जाएगा और सेवरल वीक तक। लेकिन अब डिसएडवांटेज क्या है कि जो आपको एविडेंस मिले, जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो क्या हो सकती है, डॉक्टर्ड हो सकती है। वो क्या हो सकती है, वो अल्टर्ड क्या हो सकता है, जो आपको एविडेंस दिए गए हैं उसमें अल्ट्रेशन की गई हो। जो आपको एविडेंस दिए गए हैं, जो आपको एविडेंस मिले हैं, उसमें क्या हो सकती है, अल्ट्रेशन हो सकती है। क्यों, आपको एविडेंस कैसे मिलेंगे, उसके आईटी सिस्टम को एक्सेस करके। हो सकता है कि उसके अंदर क्या कर दी गई हो, उसके अंदर अल्ट्रेशन कर दी गई हो, उसके बाद आपको एक्सेस दिया गया हो। तो ये भी हो सकता है। घर बैठे में क्या हो सकता है कि जो आपको एविडेंस दिए गए हैं वो आपको अल्टर्ड करके दिए गए हैं, डक्टर्ड करके दिए गए हैं। फिर लास्ट बेनिफिट क्या है कि इसमें आपको क्या होगा, एविडेंस जो होंगे वो डायरेक्टली मिलेंगे। डायरेक्टली आपको आईटी सिस्टम से मिल जाएंगे, डायरेक्टली फ्रॉम आईटी सिस्टम। क्या होगा, आपको क्या मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशन के क्लाइंट के क्या मिलेगा, क्लाइंट का जो आईटी सिस्टम होगा उसका एक्सेस मिल जाएगा। तो एविडेंस भी क्या होंगे, आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे। लेकिन इसका एकदम बड़ा नुकसान क्या है कि जो क्लाइंट होगा वो आपको एक्सेस देना ही नहीं चाहेगा। वो आपको एक्सेस देना ही नहीं चाहेगा। जो क्लाइंट होगा वो अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन का, अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन का कभी एक्सेस देना ही नहीं चाहेगा। तो जो लास्ट बेनिफिट दिया है तो एकदम ही फालतू है। कि जो क्लाइंट होगा वो कभी भी आपको घर पे बैठे हुए, जहाँ पे आप खुद के ऑफिस में बैठे हुए काम कर रहे हो, आपको वो क्लाइंट अपनी खुद की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन का एक्सेस देगा ही नहीं। कभी वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन का आपको एक्सेस देगा ही नहीं। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है। तो ये कुछ हमने रिमोट ऑडिट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखे। एडवांटेज क्या क्या थे, कॉस्ट एंड टाइम इफेक्टिव है, ट्रैवल टाइम भी बचेगा, ट्रैवल की कॉस्ट भी बचेगी, कंफर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी आएगी क्योंकि घर बैठे हम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। क्या ग्लोबली कहीं से भी ऑडिटर को क्या किया जा सकता है, अपॉइंट किया जा सकता है। एविडेंस का जो टाइम हो गया गैदर करने का वो भी क्या हो गया, स्प्रेड हो गया। पहले जो हमें क्या करना पड़ता था, एक शॉर्ट पीरियड के अंदर अंदर एविडेंस गैदर करने होते थे, अब वो टाइम क्या हो गया, स्प्रेड हो चुका है। और हमें एविडेंस क्या मिलेंगे, डायरेक्टली मिल जाएंगे। लेकिन कुछ इसके क्या डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेज क्या है, जैसे नेटवर्क इश्यूज आएंगे। अगर आप रिमोट ऑडिट कर रहे हो, घर बैठे ऑडिट कर रहे हो, तो हमेशा क्या आएंगे, नेटवर्क इश्यूज आ सकते हैं, कभी भी नेटवर्क इश्यू आ सकते हैं। और आप बॉडी लैंग्वेज भी नहीं समझ पाओगे क्योंकि आप घर बैठे ऑडिट कर रहे हो, क्लाइंट के प्लेस पे जाके नहीं कर रहे, तो आपको मैनेजमेंट की बॉडी लैंग्वेज का भी पता नहीं चलेगा, ना फिजिकल वेरिफिकेशन हो पाएगा। और एविडेंस जो आपको मिलेंगे वो हो सकता है कि उसमें घपला किया गया हो, और जो क्लाइंट है वो अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन का एक्सेस भी आप घर बैठे तो नहीं देना चाहेगा, क्योंकि क्लाइंट अपनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन का एक्सेस कभी भी आपको घर बैठे नहीं देना चाहेगा। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसको हम एक बार कंसेप्ट बुक से भी देख लेते हैं। तो रिमोट ऑडिट क्या है, देखो रिमोट ऑडिट क्या है कि जब ऑडिटर ऑनलाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स को यूज़ करके ऑडिट करता है, वही क्या है, रिमोट ऑडिट। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, कॉस्ट एंड टाइम इफेक्टिव, कंफर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी, एविडेंस डायरेक्टली आईटी सिस्टम में मिल जाएगा, ऑडिटर आप ग्लोबली कहीं से भी सिलेक्ट कर सकते हो,
और जो टाइम रिक्वायर्ड होगा एविडेंस गैदर करने का वो भी क्या होगा और सेवरल वीक्स में स्प्रेड हो जाएगा। डिसएडवांटेज वही नेटवर्क इशू, जो आपको एविडेंस मिलेंगे वो सकते डॉक्टर्ड हो और आप उसके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को नहीं समझ पाओगे, ना ही बॉडी लैंग्वेज समझ पाओगे। क्या नुकसान होगा कि आप ना मैनेजमेंट की बॉडी लैंग्वेज समझ पाओगे और जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, जो उसका फैसिलिटी कल्चर है, उसे भी आप क्या नहीं कर पाओगे, विजुलाइज नहीं कर पाओगे। क्लाइंट कभी भी अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन का एक्सेस नहीं देना चाहेगा और जो फिजिकल वेरिफिकेशन है वो भी परफॉर्म नहीं हो पाएगी, जो फिजिकल वेरिफिकेशन है वो भी नहीं हो पाएगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 5 बेनिफिट्स और 5 डिसएडवांटेज दिए गए हैं, आपको 4 याद कर लेना है। एडवांटेज भी 4 याद कर लेना, डिसएडवांटेज भी कितने याद कर लेना, 4 याद कर लेना। इसमें अगर मैं कुछ यहाँ पे आपको लाइन अंडरलाइन करवा देता हूँ, जैसे इधर नेटवर्क स्विच हो, जैसे क्या होगा, मीटिंग्स आपकी क्या हो सकती है, इंटरप्ट हो सकती हैं। टाइम रिक्वायर्ड टू गैदर एविडेंस वो क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा और सेवरल वीक्स में। अगर आप ये वाला पॉइंट याद करना चाहते हो बस इतना ही कर लेना इसमें। और यहाँ पे इसमें ये कर लो फिजिकल वेरिफिकेशन मेथड्स कैन नॉट बी परफॉर्म्ड। बस इतना काफ़ी है। अब हम न्यू टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक डाटा एनालिटिक्स। नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं डाटा एनालिटिक्स। ये क्या होता है, डाटा एनालिटिक्स क्या होता है, ये क्या होता है कि टूल एंड टेक्निक्स का यूज़ करके, ये क्या होता है, टूल्स एंड टेक्निक्स का यूज़ करके लार्ज सेट ऑफ डाटा को क्या करना, लार्ज सेट ऑफ डाटा से मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकालना। तो डाटा एनालिटिक्स क्या होता है, टूल्स एंड टेक्निक्स का यूज़ करके लार्ज सेट ऑफ डाटा, मैसिव डाटा से क्या करना, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकालना। इसे ही बोला जाता है डाटा एनालिटिक्स। अब ऑडिटर करेगा क्या, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन ऑडिटर क्या कर पाएगा, इससे वो क्या कर पाएगा, कोई भी एक्शनेबल इंसाइट्स है उनको फाइंड कर पाएगा। कोई भी अगर एक्शनेबल इंसाइट्स हैं तो उनको क्या कर पाएगा, ऑडिटर फाइंड कर पाएगा। ये एक्शनेबल इंसाइट्स क्या होते हैं, कोई ऐसी बात जिसके अगेंस्ट एक्शन किया जा सके। जब ऑडिटर टूल्स एंड टेक्निक्स का यूज़ करके लार्ज सेट ऑफ डाटा को क्या करेगा, उसे मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकालेगा, तो वो क्या कर पाएगा, एक्शनेबल इंसाइट्स फाइंड कर पाएगा। जैसे उसे पता चला, उसने क्या करा, लार्ज सेट ऑफ डाटा से एक इन्फॉर्मेशन निकाली। अब उसे पता चला कि यहाँ पे क्या हो रहे हैं, कुछ एक्सेप्शनल उसे इरेगुलरिटीज मिली, वहाँ पे क्या मिली, उसे कुछ इरेगुलरिटीज मिली या कुछ एक्सेप्शन मिले। जैसे उसे पता चला कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हाई वैल्यू के क्या हो रहे हैं, कैश पेमेंट्स हो रहे हैं, कुछ जगह हाई वैल्यू के कैश पेमेंट्स हो रहे हैं, या कुछ एरर मिल गए उसे, या फिर एक इन्वॉइस के लिए क्या हो रहा है, सेम इन्वॉइस के लिए डबल पेमेंट्स हो रखे हैं। तो ये सब क्या एक्शनेबल इंसाइट्स जिनके अगेंस्ट एक्शन लिए जाएंगे। मान लो कुछ एरर मिले, कुछ फ्रॉड वगैरह मिले, या कोई सेम इन्वॉइस के लिए डबल पेमेंट्स हो रखे हैं, कोई हाई वैल्यू के क्या हो रहे हैं, कैश पेमेंट्स हो रखे हैं, तो वो सब क्या होते हैं, ये सब इन्हें क्या बोला जाता है, एक्सेप्शन बोला जाता है, एक्शनेबल इंसाइट्स। और क्या कर सकता है ऑडिटर, ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं। डाटा एनालिटिक्स ये क्या करके देंगे, टूल और टेक्निक क्या करके देंगे, लार्ज सेट ऑफ डाटा से एक फुल इन्फॉर्मेशन बनाएंगे, एक ट्रेंड बना के देंगे। तो जो ट्रेंड होगा इसे क्या कर पाएगा, ऑडिटर से एनालिसिस कर पाएगा। तो ये सब काम करने से क्या होगा, इन सब से क्या होगा, जो रिजल्ट होंगे वो भी क्या होंगे, मोर एक्यूरेट होंगे। जो रिजल्ट निकलेंगे वो भी क्या होंगे, मोर एक्यूरेट होंगे। इन सब से क्या होगा, जो ऑडिट करने के जो रिजल्ट निकलेंगे, ऑडिट करने के बाद वो भी क्या होंगे, मोर एक्यूरेट रिजल्ट होंगे। तो डाटा एनालिटिक्स क्या है, टूल्स एंड टेक्निक का यूज़ करके लार्ज सेट ऑफ डाटा को मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना। टूल्स एंड टेक्निक का यूज़ करके लार्ज सेट ऑफ डाटा को मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना। और ऑडिटर से कैसे यूज़ करेगा, कोई एक्शनेबल इंसाइट्स फाइंड करने के लिए, ट्रेंड का एनालिसिस करने के लिए। इससे क्या होगा, उसकी डिसीजन मेकिंग उसकी इंप्रूव होगी। तो क्या होगा, रिजल्ट भी क्या आएंगे, एक्यूरेट आएंगे। अब ऑडिटर जब डाटा एनालिटिक्स टेक्निक को यूज़ करता है, डाटा एनालिटिक्स टेक्निक्स यूज्ड इन ऑडिट, तो इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटिंग टेक्निक्स। तो जब ऑडिटर डाटा एनालिटिक्स की टेक्निक्स को ऑडिट के अंदर यूज़ करेगा तो उसे क्या नाम दिया गया है, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटिंग टेक्निक, मतलब कैट। इसे क्या बोला जाएगा, कैट। ये क्या है, कैट। तो जब भी डाटा एनालिटिक्स की टेक्निक्स ऑडिट के अंदर यूज़ की जाएंगी तो उसे हम हमेशा क्या बोलेंगे, कैट बोलेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे, कैट बोलेंगे। इसकी फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटिंग टेक्निक्स।
अब हम क्या देखने जा रहे हैं, कुछ टूल्स देखने जा रहे हैं, कुछ टेक्निक्स देखने जा रहे हैं, कुछ पॉपुलर हम क्या देखने जा रहे हैं, टूल्स जो कि यूज़ किए जाते हैं डाटा एनालिटिक्स के लिए। कुछ टूल्स जो टेक्निक्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं उन्हें हम क्या देखने जा रहे हैं, उनको हम समझने जा रहे हैं। तो कौन कौन से टूल यूज़ करे जाते हैं, तो उनका एक बार मैं नाम लिख देता हूँ। एक है ACL, अल्ट्रिक्स, पावर BI, पावर बिजनेस इंटेलिजेंस, और हो गया केसवेयर। तो कौन कौन से आजकल हैं डाटा एनालिटिक्स के टूल जो यूज़ किए जा रहे हैं, डाटा एनालिटिक्स के कौन कौन से टूल आजकल यूज़ किए जा रहे हैं पॉपुलर, कौन कौन से पॉपुलर टूल्स यूज़ किए जा रहे हैं, वो है ACL, ये होता है ऑडिट कमांड लैंग्वेज, अल्ट्रिक्स, ये हो गया अल्ट्रिक्स, ये हो गया पावर BI, पावर बिजनेस इंटेलिजेंस, और केसवेयर। तो अब हम इनको देखने जा रहे हैं, ACL, अल्ट्रिक्स, पावर BI और केसवेयर, इन सबको हम समझने जा रहे हैं। अब ICL ने क्या कर रहा है, इनके अंदर थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन डाल दी है। जो भी काम हम डाटा एनालिटिक्स की टेक्निक को यूज़ करके करते हैं, जो भी काम हम कैट को यूज़ करके करते हैं, वो क्या किया इन्होंने, इन सब में डिवाइड कर दिया। इन सब में क्या करा, इन सब टूल्स के अंदर डिवाइड कर दिया। ये सब टूल्स हैं क्या, डिफरेंट कंपनीज के टूल्स। डिफरेंट कंपनीज ने अपनी अपनी क्या करी है, टेक्निक निकाली है, डाटा एनालिटिक्स के टूल्स निकाले हैं डिफरेंट कंपनीज ने। तो वो उन सबके नाम है यहाँ पे गिवन है। तो इनमें क्या होता है, जैसे आप मोबाइल देखोगे डिफरेंट कंपनीज के आते हैं, मान लो सैमसंग का मोबाइल है, रियलमी का है, वन प्लस का है। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है, किसी मान लो स्टोरेज ज़्यादा अच्छा है, किसी की सिक्योरिटी ज़्यादा अच्छी है, किसी का कैमरा ज़्यादा अच्छा है। तो बस इतना अंतर होता है, नहीं तो काम तो क्या करते हैं, मोबाइल एक ही काम करते हैं। वैसे ही क्या है, जो डाटा एनालिटिक्स की जो टेक्निक्स हैं, ये क्या कर रही है, काम तो एक ही कर रही हैं, बस किसी का कोई सा काम ज़्यादा होगा, कोई किसी में कम्प्लेक्सिटी कम होगी, बस ये सब है। लेकिन ICL ने क्या करा है, इनकी डेफिनेशन दी है ACL की, अल्ट्रिक्स की, पावर BI की, केसवेयर की। आपको ऐसे लगेगा कि जैसे डिफरेंट हो, लेकिन जो भी काम हम इसके अंदर बताएंगे, इन चारों में हम देखेंगे, वो काम सभी डाटा एनालिटिक्स के टूल करते हैं, सभी टूल्स वो काम करेंगे। ऐसे नहीं कि ACL के अंदर मैंने जो काम बताया वो ACL ही करेगा, ऐसा नहीं है। जो भी काम हम चारों में देखेंगे वो काम सभी चारों टूल्स कर सकते हैं। तो हम एक बार देखते हैं ACL के अंदर इन्होंने क्या लिखा कि किसके लिए यूज होता है, फ्रॉड प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन। ICL ने क्या लिखा कि जो ACL है वो किसके लिए यूज है, फ्रॉड प्रिवेंशन डिटेक्शन। अभी हमने ऊपर देखा कि जो डाटा एनालिटिक्स है इसके अंदर क्या किया जाता है, लार्ज सेट ऑफ डाटा से मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है। इससे ऑडिटर क्या कर पाता है, एक्शनेबल इंसाइट फाइंड कर पाता है कि कोई एक्सेप्शन तो नहीं है, कोई इरेगुलरिटीज तो नहीं है, मान लो डुप्लीकेट पेमेंट वगैरह तो नहीं है। तो ये सब क्या करता है ऑडिटर। तो ये क्या है, डाटा एनालिस्ट के सभी टूल करते हैं ये काम, लेकिन ICL ने क्या करा है, फ्रॉड प्रिवेंशन डिटेक्शन का जो टॉपिक है ये किस में डाला है, ACL के अंदर डाला है। जो फ्रॉड प्रिवेंशन डिटेक्शन का जो टॉपिक है वो किसके अंदर दिया है, ACL के अंदर ही दिया है। फिर नेक्स्ट अल्ट्रिक्स के अंदर इन्होंने क्या बताया, कि ये क्या करता है, ये डाटा को कंसोलिडेट करता है। अल्ट्रिक्स क्या करके देता है, डाटा को कंसोलिडेट करता है, जिससे कि आप कंट्रोल्स को एक्सेस कर पाओ, एसेस कर पाओ। ये क्या करता है अल्ट्रिक्स, डाटा को कंसोलिडेट करता है जिससे कि आप कंट्रोल्स को एसेस कर पाओ। बताओ कौन सा डाटा एनालिटिक्स का ऐसा टूल है जो कि डाटा को कंसोलिडेट ना करता हो, कौन सा ऐसा टूल है, कौन सी ऐसी कैट है जो कि डाटा को कंसोलिडेट नहीं करती हो, सभी करती हैं, लेकिन ICL ने ऐसे किया है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझ लेते हैं हम। इसका मतलब क्या है, ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर जो टूल यूज़ कर रहा है, ऑडिटर जो कैट यूज़ कर रहा है, उसमें वो क्या करेगा, क्लाइंट के डाटा को इंसर्ट कर देगा। ऑडिटर क्या करता है, जो अपने टूल है उसके अंदर क्या करेगा, वो क्लाइंट के डाटा को इंसर्ट कर देगा। तो उसके बाद क्या होगी, उसके बाद प्रोसेसिंग होकर एक आउटपुट निकलेगा, कोई इन्फॉर्मेशन निकलेगी। तो अब ऑडिटर करेगा क्या इसका, अब ऑडिटर इस आउटपुट को, इस इन्फॉर्मेशन को क्लाइंट का जो टूल इन्फॉर्मेशन निकाल के दे रहा है उससे मैच करेगा। क्लाइंट का जो टूल है, क्लाइंट भी क्या कर रही है, टूल को यूज़ कर रही है, वो भी क्या कर रही है, कुछ टेक्निक्स यूज़ कर रही है। तो क्लाइंट का टूल जो इन्फॉर्मेशन निकाल के दे रहा है सेम ही डाटा को इंसर्ट करने पर, तो चेक करेगा कि क्या सेम ही इन्फॉर्मेशन आ रही है, क्या जो इन्फॉर्मेशन मैच हो रही है कि नहीं हो रही। मतलब वो देखेगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने अपने टूल में कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर रखी, उसने कुछ घपला तो नहीं कर रखा। तो ये क्या करता है, क्लाइंट के डाटा को क्या करता है, अपने टूल के अंदर इंसर्ट करता है, और उससे जो इन्फॉर्मेशन आती है उसको क्लाइंट के IT सिस्टम होते हैं, क्लाइंट के जो टूल एप्लीकेशन होती है उससे जो इन्फॉर्मेशन आई उससे मैच करता है। तो ये काम, अब ये जो काम होगा वो सभी टूल्स करेंगे। ऐसा नहीं कि अल्ट्रिक्स ही करेगा, ACL भी करेगा, पावर BI भी करेगा, सभी करेंगे। लेकिन ICL ने ये जो इन्फॉर्मेशन है किस में दी है, ओनली अल्ट्रिक्स में दी है।
जो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है पावर बीआई। पावर बीआई में क्या बोला, ये क्या करता है, ये इन्फॉर्मेशन को एग्रीगेट करता है। क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन को एग्रीगेट मतलब पहले इकट्ठा करेगा, उसके बाद उसे एनालाइज करेगा, उसके बाद उसे क्या करेगा, विजुअलाइज। सबसे पहले क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन को एग्रीगेट इकट्ठा करके उसे एनालाइज करके उसकी एक रिपोर्ट बना के देगा, उसे डैशबोर्ड्स बना के देगा और फिर डाटा शेयर कर देगा। उसके बाद डाटा शेयर कर देगा। तो इसका एक एग्जांपल जैसे क्या हो सकता है, मानो क्लाइंट का सेल्स डाटा है तो ऑडिटर क्या करेगा, क्लाइंट के सेल्स डाटा को क्या करेगा, उसे समराइज करके, ये टूल से क्या करेगा, पावर बीआई से क्लाइंट के सेल्स डाटा को समराइज करके क्या करेगा, उसका एक ट्रेंड बना के दे देगा। क्लाइंट के सेल्स डाटा का क्या करेगा, एक ट्रेंड बना के दे देगा, जिससे ऑडिटर उसके सेल्स डाटा को क्या कर पाएगा, ट्रेंड को एनालिसिस कर पाएगा। क्या कर पाएगा ऑडिटर, इसके सेल्स के ट्रेंड को एनालिसिस कर पाएगा। तो ये भी हमने देख लिया पावर बीआई। और कैशवेयर में तो इन्होंने क्या लिखा है, कैशवेयर क्या करेगा, ये आपके ऑडिट को क्विकली करने में, क्विकली और एक्यूरेटली करने में मदद करेगा। कैशवेयर क्या करेगा, ये ऑडिट को क्विकली और एक्यूरेटली करने में मदद करेगा। कैशवेयर क्या करेगा, ऑडिट को क्विकली और एक्यूरेटली करने में मदद करेगा। तो क्या ये जो काम कैशवेयर कर रहा है, क्या ये बताओ, क्या ये 3 टूल्स नहीं कर सकते? 3 टूल्स भी तो वही काम कर रहे हैं, ये भी तो क्या कर रहे हैं, ऑडिट को क्विकली और एक्यूरेटली करने में मदद कर रहे हैं। लेकिन आईसीए ने क्या कर रहा है, आईसीए ने डिफरेंट इन्फॉर्मेशन डाल दी सभी टूल्स के अंदर। आईसीए को क्या करना चाहिए था, सिर्फ आईसीए को इनके नाम दे देने चाहिए थे, इन टूल्स के क्या करने चाहिए थे, उन्हें नाम दे देने चाहिए थे कि कौन कौन से पॉपुलर टूल्स हैं। लेकिन आईसीए ने क्या करा, इनके अंदर डिफरेंट इन्फॉर्मेशन डाल दी। और ये इन्फॉर्मेशन कौन सी है, जो भी काम डाटा एनालिटिक्स के टूल करते हैं, जो भी डाटा एनालिटिक्स करता है, जो भी कैट करता है, उसे क्या करा आईसीए ने, उसे डिफरेंट टूल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये करा आईसीए ने गंदा काम। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कौन से टूल के अंदर आईसीए ने कौन सी इन्फॉर्मेशन लिखी है, कौन सा फंक्शन लिखा है डाटा एनालिटिक्स का, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसको हम एक बार कंसेप्ट बुक से देख लेते हैं। तो डाटा एनालिटिक्स क्या होता है, डाटा एनालिटिक्स क्या होता है कि टूल्स एंड टेक्निक्स का यूज़ करके डाटा से मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकालना, टूल्स एंड टेक्निक्स का यूज़ करके डाटा से मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकालना, यही क्या होता है डाटा एनालिटिक्स। अब ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटर क्या करता है, लार्ज सेट ऑफ डाटा को एनालाइज करता है, जिससे कि वो एक्शनेबल इंसाइट्स फाइंड कर सके कि कोई एक्सेप्शन वगैरह तो नहीं है, कोई रेगुलेटरीज वगैरह तो नहीं है, कोई एरर्स वगैरह तो नहीं है। वो ट्रेंड को भी एनालिसिस कर सकता है, जिससे कि इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग हो पाएगी और रिजल्ट्स जो आएंगे वो भी क्या आएंगे, मोर एक्यूरेट आएंगे। फिर बताया गया कि ऑडिट के अंदर जब डाटा एनालिटिक्स को यूज़ किया जाता है, ऑडिट के अंदर जब इन टूल्स और टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है तो इसे क्या बोला जाता है, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटिंग टेक्निक्स। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑडिटर क्या करता है, मल्टीपल टूल्स को यूज़ करता है। ऑडिटर क्या करता है, मल्टीपल टूल्स एंड टेक्निक्स को यूज़ करता है, जिससे कि होती है ऑडिट क्वालिटी भी इंक्रीज होती है, ऑडिट क्वालिटी भी इंक्रीज होती है। हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में देखा था टेक्नोलॉजी के एडवांटेज में, बेटर ऑडिट क्वालिटी। क्यों, इससे क्या हो रहा है, जो मैसिव डाटा है वो क्या हो रहा है, इजीली जल्दी से एग्जामाइन हो जाता है, क्विकली एग्जामाइन हो जाता है। डाटा एनालिटिक्स बताओ क्या कर रहा है, लार्ज सेट ऑफ डाटा को क्या कर रहा है, डाटा एनालिटिक्स टूल्स एंड टेक्निक्स का यूज़ करके लार्ज सेट ऑफ डाटा को मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करके दे रहा है। तो इससे क्या होगी, ऑडिट क्वालिटी भी अपने आप ही इंप्रूव होगी। फिर पॉपुलर टूल्स यहाँ पे बताए जैसे ACL ऑडिट कमांड लैंग्वेज, अल्ट्रिक्स, पावर BI यानी पावर बिजनेस इंटेलिजेंस और कैशवेयर। ACL के अंदर इन्होंने क्या लिखा है कि किसके लिए काम आता है, फ्रॉड डिटेक्शन और प्रिवेंशन के लिए। अल्ट्रिक्स से क्या काम आता है कि ये क्या करता है, डाटा को कंसोलिडेट करता है उसके बाद, जिससे कि हम कंट्रोल्स को असेस कर सकें, कंपनी जो प्रोसेसिंग कर रही है वो सही कर रही है कि नहीं कर रही। पावर बिजनेस इंटेलिजेंस ये क्या करता है, डाटा को एग्रीगेट करता है, एनालाइज करता है, विजुअलाइज करता है, मतलब उसे रिपोर्ट बना के देता है। ये क्या करता है, रिपोर्टिंग पर्पज के लिए काम में आता है। वो केसवेयर ये क्या कर रहा है, ये क्या मदद कर रहा है, हेल्प इन कंडक्टिंग ऑडिट क्विकली एंड एक्यूरेटली, ऑडिट को क्विकली और एक्यूरेटली करने में मदद कर रहा है। तो इस कारण आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे याद करना पड़ेगा कि कौन से टूल के अंदर कौन से फंक्शन दिए गए हैं डाटा एनालिटिक्स के, ये आपको याद करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया गया, थोड़ा बहुत किया गया, बस उतना ही आप याद कर लेना। इसमें आप बस एक अंडरलाइन कर लो, यहाँ पे पावर BI में देखो कि किसके काम आता है, रिपोर्टिंग पर्पज के। किस में काम आता है पावर BI, रिपोर्टिंग पर्पज में। अब हम टेक्नोलॉजीज देखने जा रहे हैं, हमने ये कंप्लीट कर लिया रिमोट ऑडिट और डाटा एनालिटिक्स को। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। हम क्या देखने जा रहे हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, जो न्यू लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ आई हैं उनके बारे में देखने जा रहे हैं कि वो होती क्या है, उनके अंदर क्या रिस्क राइज हो सकती हैं,
और अगर ऑर्गेनाइजेशन मान लो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही हैं तो ऑडिटर को किन बातों का ध्यान रखना होगा, ये सब हम देखेंगे कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हैं वो होती क्या हैं, उनके कारण क्या डिस्क्राइब हो रही है, और ऑर्गेनाइजेशन अगर इन लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर रही है तो उसे ऑडिटर को किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो हम देखने जा रहे हैं, सबसे पहली है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होती है, इसके अंदर क्या किया जाता है, आपकी कोई भी डिवाइस है इसे क्या कर दिया जाता है, इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया जाता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में क्या किया जाएगा, जो आपके डिवाइसेज हैं उन्हें क्या किया जाता है, इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया जाता है, कोई ऐप से कनेक्ट कर दिया जाता है। जैसे आपकी वॉशिंग मशीन है उसे कनेक्ट कर दिया जाएगा ऐप से, लाइट्स हैं, आपने कुछ लॉक्स वगैरह हैं, आपकी कार है उसे क्या करा जाएगा, वो कार का जो लॉक है उसे क्या करा जाएगा, इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये हमने देखा इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता क्या है। उसके बाद हम देखते हैं कि ऑडिटर को किन बातों का ध्यान में रखना होगा। ऑडिट इम्प्लीकेशन क्या होंगी, ऑडिट इम्प्लीकेशन क्या होगी। अब बताओ, जब इंटरनेट ऑफ थिंग्स अगर यूज़ होगा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनेट ऑफ थिंग्स यूज़ होगा तो ऑडिटर को किन बातों का ध्यान रखना होगा, ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा। ये हमने स्टार्टिंग में भी देखा था कि अगर ऑर्गेनाइजेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है तो ऑडिटर को क्या करना होगा, अपनी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नॉलेज को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना होगा। तो यहाँ पे ये लिखा गया है कि ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, अपनी स्किल को बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिजिटल अपस्किलिंग। ऑडिटर क्या करना है, अपनी आईटी से रिलेटेड नॉलेज को क्या करना होगा, उसे अपनी नॉलेज को बढ़ाना होगा, जिससे कि क्या कर पाए, वो क्या कर पाए, ऑर्गेनाइजेशन के आईटी को क्या कर पाए, एसेस कर पाए, ऑर्गेनाइजेशन का आईटी को क्या कर पाए, एसेस कर पाए कि वो इफेक्टिव है कि नहीं, इफेक्टिव और नोट। तो हमने क्या देखा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है, इसके अंदर क्या किया जाता है, आपके डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया जाता है, ऐप से कनेक्ट कर दिया जाता है। जैसे एग्जांपल हमने लिया, आपने वॉशिंग मशीन कनेक्ट कर दी, आपने अपनी लाइट्स वगैरह कनेक्ट कर दी, जो अपनी कार है उसको कनेक्ट कर दिया, या फिर आपको जो लॉक वगैरह होते हैं, घर में जो लॉक वगैरह होते हैं उन्हें भी आपने क्या किया, इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया। तो ये इसे क्या बोला जाता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ऑडिट इम्प्लीकेशन, ऑडिटर को क्या किन बातों का ध्यान रखना है, ऑडिटर को क्या करना होगा, अपनी आईटी से रिलेटेड नॉलेज को बढ़ाना होगा, जिससे कि वो क्या कर सके, उसके आईटी इन्वायरमेंट को असेस कर सके, देख सके कि जो कंपनी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है वो इफेक्टिव है कि नहीं। और अब इसे रिस्क क्या राइज होंगी, अब ये जो रिस्क है ये एकदम कॉमन आएंगी, जो भी हम टेक्नोलॉजीज पढ़ेंगे सब में लगभग सेम आएंगी। तो देखो रिस्क यहाँ पे क्या क्या लिखी हुई है, डिवाइस हाईजैकिंग। क्या हो सकता है कि आपका डिवाइस ही हाईजैक हो जाए, जो आप ऐप यूज़ कर रहे हैं वो क्या हो जाए, हाईजैक हो जाए। जैसे आपकी ऐप हैक होगी तो क्या हो जाएंगे, आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगे। जिन डिवाइसेज को भी आपने कनेक्ट किया है इंटरनेट से वो आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगे। अगर आपने लॉक्स वगैरह भी, घर के लॉक्स वगैरह भी मान लो कनेक्ट कर रखे हैं, तो जिस बंदे ने आपके सिस्टम को हैक किया है वो क्या कर सकता है, आपके घर के लॉक को कभी भी खोल सकता है, जब चाहे तब खोल सकता है। तो डिवाइस हाईजैकिंग हो जाएगी, आपका डिवाइस चोरी हो सकता है, कि जिस डिवाइस से आपने उनको कनेक्ट किया वो क्या हो सकता है, डिवाइस चोरी हो सकता है। और डिनाइल ऑफ सर्विस, कि जो आपकी डिवाइसेज क्या काम करना बंद कर दे। जैसे आपकी वॉशिंग मशीन वगैरह हैं, लाइट्स वगैरह हैं, क्या कर दे, काम करना बंद कर दे। मान लो कोई गड़बड़ी आ गई टेक्नोलॉजी में, तो क्या हो जाए, एकदम से काम करना ही बंद कर दे, तो डिनाइल ऑफ सर्विस। तो ये सब क्या है, रिस्क है इसकी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की। फिर अब नेक्स्ट देखने जा रहे हैं हम, पहला था इंटरनेट ऑफ थिंग्स, नेक्स्ट टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इनका क्या है, ज़्यादा भी यूज़ नहीं होता। जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इनका ऑडिट वगैरह में ज़्यादा यूज़ नहीं होता, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह ज़्यादा यूज़ नहीं करती, इनका ज़्यादा यूज़ नहीं है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने बता रखा है लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के बारे में कि ऑडिटर को क्या ध्यान रखना है। ऑडिटर को क्या करना है, अपनी जो नॉलेज है उसे थोड़ा सा बढ़ाना होगा। अगर मान लो ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करने लग जाती है तो ऑडिटर को क्या करना होगा, इनसे रिलेटेड अपनी नॉलेज को बढ़ाना होगा, जिससे वो वहाँ पर जाके अच्छे से चेकिंग कर सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये क्या होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, ये एक ऐसी मशीन है जो कि क्या कर सकती है, थिंक एंड लर्न, जो कि कुछ याद भी कर सकती है और सोच भी सकती है। क्या किया जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रोग्रामिंग कोडिंग करी जाती है, एक एल्गोरिथम्स इसमें डाले जाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या किया जाता है, कुछ एल्गोरिथम्स डाले जाते हैं। एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, कि अगर ये हुआ तो क्या आंसर देना है, फिर अगर ये बात हो गई तो क्या करना है, और ये कंडीशन, इस तरह कंडीशन से कंडीशन लगाई जाती है इसमें, कंडीशन फिर एक दूसरी कंडीशन, फिर अगर ये हुआ तो फिर क्या कंडीशन होगी। तो इस तरह से पूरा कॉन्फ़िगरेशन बनाया जाता है, एक एल्गोरिथम बनाया जाता है। तो ये उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करती है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इसके अंदर फिट किया गया है वो तो करेगी ही, साथ ही साथ अगर इसे कोई नई नॉलेज मिलती है
अगर मान लो आप इससे इंटरेक्ट करते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से और आप इसे कहीं कुछ नई नॉलेज देते हो तो वो उसे भी क्या कर लेगी, लर्न कर लेगी, उसे भी क्या कर लेगी, याद कर लेगी, उसे भी क्या कर लेगी, याद रिमेंबर कर लेगी। तो ये होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इसमें ऑडिटर को ध्यान क्या रखना है, तो बस इतना सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अब ऑडिट इम्प्लीकेशन क्या होगी, अगर मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करिए, क्या होती है आर्टिफिशियल, जैसे चैट जीपीटी वगैरह ये सब क्या है, तो अगर मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन का यूज़ करिए तो ऑडिटर को क्या ध्यान रखना है, ऑडिटर को क्या देखना है कि जो एल्गोरिथम्स हैं उसके अंदर, जो इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर डाले गए हैं, क्या वो इफेक्टिव तो है ना, अच्छे से काम तो करें। अगर मान लो ये एल्गोरिथम में गड़बड़ी हो गई, इसके कन्फिग्रेशन में गड़बड़ी हो गई, तो पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करेगी, सारा काम ही गलत करेगी, सारा काम ही क्या करेगी, गलत काम करेगी, जो भी आप पूछोगे उसका गलत उत्तर ही देगी। तो ये हमें क्या देखना, जो एल्गोरिथम है इसके अंदर जो कन्फिग्रेशन किया गया है, क्या वो इफेक्टिव है कि नहीं। ऑडिटर का काम इतना सा है कि जो इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो एल्गोरिथम्स डाले गए हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर डाले गए हैं, या जो कन्फिग्रेशन किए गए हैं वो इफेक्टिव है कि नहीं, सिर्फ इतना सा चेक करना है। अब इसमें रिस्क क्या आ सकती है, डाटा प्राइवेसी की, या डाटा सिक्योरिटी, कुछ ही बोल दे की बात है। डाटा प्राइवेसी क्या, एआई के पास आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आएगी, एआई के पास क्या होगी, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होगी। तो अगर मान लो ये हैक हो गया तो क्या हो जाएगा, आपकी प्राइवेसी क्या हो जाएगी, लीक हो जाएगी, आपकी सिक्योरिटी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और रिस्क क्या है, इनएप्रोप्रिएट कन्फिग्रेशन, ये अभी हमने ऊपर देखा भी, इनएप्रोप्रिएट कन्फिग्रेशन कि अगर मान लो जो एल्गोरिथम है वही इफेक्टिव नहीं है, वही गलत है, उन्हीं की प्रोसेसिंग कोडिंग है वही गलत हो रखी है, तो क्या होगा, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो एकदम ही गलत काम करेगी, वो क्या करेगी, गलत काम करेगी, उल्टा ही काम करेगी ये। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, तो डाटा प्राइवेसी, सिक्योरिटी के रिस्क और इनएप्रोप्रिएट कन्फिग्रेशन की जो एल्गोरिथम है वो इनएप्रोप्रिएट तो नहीं है, वो इफेक्टिव तो है कि नहीं, ये रिस्क हो सकती है इसकी। तो अभी हम एक बार इन दोनों को कंसेप्ट बुक से भी देख लेते हैं। सबसे पहला देखो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट करना, जैसे आपकी कॉफ़ी मेकर्स को, वॉशिंग मशीन को एंड सो ऑन। ऑडिटर को क्या ध्यान रखना है, ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, ऑडिट फर्म को क्या करना पड़ेगा, अपने ऑडिटर्स को क्या करना पड़ेगा, अपस्किल करना पड़ेगा, उनकी नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा, जिससे वो क्या कर पाएँ, इवेल्युएट कर पाएँ इफेक्टिवनेस ऑफ ऑटोमेटेड कंट्रोल, क्या कर पाएँ, इफेक्टिवनेस क्या कर पाएँ कि जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है वो इफेक्टिव है कि नहीं। इससे रिस्क क्या क्या हो सकती है, आपका डिवाइस हाईजैक हो सकता है, डिवाइस की चोरी हो सकती है, डिवाइस काम करना बंद कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये क्या होती है, ये एक ऐसी मशीन है ये जो कि सोच सकती है, याद कर सकती है। ऑडिट इम्प्लीकेशन, ऑडिटर किन बात का ध्यान रखना है कि जो एल्गोरिथम था वो इफेक्टिव है कि नहीं। ऊपर एक बात तो लिखी है कि ये रिव्यू ऑफ एआई शुड असर्टेन वेदर अनइंटेंडेड बाइस हैज बीन एडेड टू एल्गोरिथम्स, वही बात लिखी गई है कि जो एल्गोरिथम है इसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है, जो एल्गोरिथम्स है, जो कन्फिग्रेशन है इसके अंदर कोई गड़बड़ी तो नहीं है। रिस्क क्या है कि जो कन्फिग्रेशन हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, गड़बड़ हो सकते हैं, सिक्योरिटी की रिस्क और डाटा प्राइवेसी की रिस्क। तो ये दोनों हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम नेक्स्ट टेक्नोलॉजी देखते हैं। अब हम नेक्स्ट टेक्नोलॉजी देखने जा रहे हैं ब्लॉकचेन। इसका कोई भी लेना देना नहीं है ऑडिट से, ब्लॉकचेन का। ब्लॉकचेन तो इसको हम पहले समझ लेते हैं होता क्या है। इसके अंदर क्या किया जाता है, जो इन्फॉर्मेशन होती है ब्लॉकचेन में क्या किया जाएगा, जो इन्फॉर्मेशन होगी उसे कई सारे ब्लॉक्स में क्या कर दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। जो भी इन्फॉर्मेशन ऐसे ब्लॉक्स बने होंगे, कई सारे ब्लॉक्स में एक इन्फॉर्मेशन क्या किया जाएगा, टुकड़ों में से क्या कर दिया जाएगा, ब्लॉक्स के अंदर डाल दिया जाएगा। इन्फॉर्मेशन क्या कर दिया जाएगा, टुकड़ों में बांट दिया जाएगा। अब मान लो इस ब्लॉक में कुछ इन्फॉर्मेशन आ गई, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आ गई, इसमें कुछ आ गई। अब मान लो इससे होगा क्या, इससे सिक्योरिटी हो जाएगी। इससे क्या होगा, सिक्योरिटी हो जाएगी, इन्फॉर्मेशन कोई चेंज नहीं कर पाएगा। मान लो इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो जो सेकंड ब्लॉक है, इसमें क्या होगा, इस ब्लॉक की कुछ जो लास्ट इन्फॉर्मेशन थी, वो क्या होगी, सेकंड ब्लॉक में भी होगी। और जो सेकंड ब्लॉक की जो लास्ट इन्फॉर्मेशन है वो थर्ड ब्लॉक में होगी। थर्ड ब्लॉक की जो लास्ट इन्फॉर्मेशन है वो फोर्थ ब्लॉक में होगी। इस तरह से ढेर सारे ब्लॉक बने होंगे। इस तरह एक इन्फॉर्मेशन के लिए क्या होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन क्या होगा, ढेर सारे ब्लॉक बने होंगे, और सभी के अंदर क्या होगी, अपने प्रीवियस वाले ब्लॉक की कुछ इन्फॉर्मेशन होगी। और ये क्या होता है, अपने आप में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। मैंने बताया ना क्या होता है कि जो पिछला ब्लॉक था उसकी इन्फॉर्मेशन क्या होगी, इस ब्लॉक में होगी। इस तरह से क्या होता है, ये आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। तो अगर हैकर आ भी जाता है, अगर कोई क्रिमिनल आ भी जाता है, मान लो उसने पहले ब्लॉक को क्या कर लिया, हैक कर लिया, और इसमें इन्फॉर्मेशन को चेंज भी कर देता है, तो क्या होगा, पता चल जाएगा कि इसके अंदर चेंजेस हुए हैं। कैसे पता चलेगा
क्योंकि जो सेकंड ब्लॉक है उसके अंदर भी क्या है, फर्स्ट ब्लॉक की इन्फॉर्मेशन है। जो सेकंड ब्लॉक है उसके अंदर भी क्या है, फर्स्ट ब्लॉक की इन्फॉर्मेशन है। तो अगर मान लो फर्स्ट ब्लॉक में चेंजेस होते हैं तो पता चल जाएगा कि इसके अंदर चेंजेस हुए हैं, इस कारण से क्या होती है ब्लॉकचेन में इस कारण से क्या होता है, ब्लॉकचेन के अंदर इन्फॉर्मेशन को डिफरेंट ब्लॉक के अंदर क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है, उन्हें डिफरेंट ब्लॉक के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, जिससे कि वो क्या हो जाती है, सिक्योर हो जाती है, जिससे कि इन्फॉर्मेशन क्या होती है, सिक्योर हो जाती है। तो अब इसको हम एक बार क्या करते हैं, कंसेप्ट बुक से देख लेते हैं। अभी मैंने आपको क्या करना है, समझाया है, इसको आपको क्या देखना है, लैंग्वेज में देखने। तो ब्लॉकचेन तो क्या बोला गया है, ब्लॉकचेन इज बेस्ड ऑन डिसेंट्रलाइज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर दैट इज सिक्योर्ड थ्रू एनक्रिप्शन। इसमें क्या किया जाता है, इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, जो कि क्या हो जाती है, जिससे इन्फॉर्मेशन क्या हो जाती है, सिक्योर हो जाती है। इसके अंदर क्या किया जाता है, इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, जिसके कारण कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सिक्योर हो जाती है। फिर आगे बताया कि ऑल ब्लॉक्स आर सिक्वेंट, ब्लॉक को इस तरह से सिक्वेंस किया जाता है, इस तरह से कनेक्ट किया जाता है कि अगर कोई मान लो इन्फॉर्मेशन को मॉडिफाई या डिलीट भी करता है तो क्या हो गई, वो ब्लॉक क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन को डिस्क्वालीफाई कर देगा। अगर कोई मान लो आया बंदा उस इन्फॉर्मेशन को मॉडिफाई करने या डिलीट करने, तो ब्लॉक अपने आप ही क्या कर देगा, उस इन्फॉर्मेशन को डिस्क्वालीफाई कर देगा, अब इसकी ऑडिट इम्प्लीकेशंस क्या होगी, आप यहीं से देख लो। ऑर्डर को क्या देखना पड़ेगा, सिक्योरिटी अराउंड द ट्रांजेक्शन, कि जो सिक्योर करी इन्फॉर्मेशन अच्छे से सिक्योर तो की गई है ना। ऑर्डर को क्या देखना है, जो प्रोसेसिंग करी गई है ब्लॉक्स के लिए, और जो सिक्योरिटी है वो अच्छे से तो है ना, अप्रोप्रिएट सिक्योरिटी तो है ना। और इसमें क्या हो सकता है, ये सबसे मेन पॉइंट है। ऑडिटर को क्या ध्यान रखना है कि ऑडिटर मस्ट डिटरमाइन वेदर ब्लॉकचेन विल एक्सपोज एंटरप्राइज टू नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। इसका मतलब क्या है, तो देखो इंडिया में क्या है, ब्लॉकचेन पहले मैं आपको बता दूं किस में यूज़ होता है। ब्लॉकचेन जो आपकी क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन है, इनके अंदर क्या यूज़ हो रहा है, इनके अंदर ब्लॉकचेन ही यूज़ हो रहा है। और इंडिया में क्या है, इंडिया में ये लीगल नहीं है, इंडिया में ये परमिट नहीं है, क्रिप्टो करेंसी ये सब लीगल नहीं है इंडिया के अंदर। तो ऑडिटर को देखना है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर मान लो ब्लॉकचेन यूज़ कर रही है, तो क्या वो नॉन कंप्लायंस तो नहीं हो रहा, तो क्या लॉज एंड रेगुलेशन का नॉन कंप्लायंस तो नहीं हो रहा। क्यों, ब्लॉकचेन के लिए अभी क्या है, लॉज और स्टैंडर्ड्स क्या है, उनकी कमी है, लॉज और स्टैंडर्ड्स की क्या है, भी कमी है, लैक ऑफ लॉज एंड स्टैंडर्ड्स है, अभी सही से इनके लिए लॉज वगैरह बने नहीं हैं। तो इसे देखना क्या है, जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉकचेन को यूज़ कर रही है, क्या वो नॉन कंप्लायंस तो नहीं कर रही, क्या वो अलाउ तो है ना, जिस तरह से वो अपने ब्लॉकचेन को यूज़ कर रही है, तो अलाउ तो है ना, क्या नॉन कंप्लायंस तो नहीं हो रहा। तो ये हमने ऑडिट इम्प्लीकेशन भी देख ली। रिस्क क्या है, रिस्क देखो उन्होंने क्या कि जो ब्लॉकचेन की स्ट्रेंथ है वो इसकी क्या है, वीकनेस है। जो ब्लॉकचेन की स्ट्रेंथ है वो इसकी क्या है, वीकनेस है। ब्लॉकचेन की स्ट्रेंथ क्या थी बताओ, कि जो इन्फॉर्मेशन है इसे कोई भी चेंज नहीं कर सकता, कोई भी मॉडिफाई नहीं कर सकता, इसको चेंज करना बहुत ही मुश्किल है। तो अगर मान लो वास्तव में हमें चेंज करना है, कोई हैकर नहीं आया चेंज करने, वास्तव में क्या करना है, लोगों को इस इन्फॉर्मेशन को चेंज करना है, तो क्या होगा, उसे इधर तो चेंज करना ही होगा इन्फॉर्मेशन को, साथ ही सेकंड ब्लॉक में भी करना होगा, थर्ड ब्लॉक में भी करना होगा, ऐसे सब जगह उसे क्या करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन को चेंज करना होगा। मतलब ट्रांजैक्शन को रिवर्स करना क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल सा हो जाएगा, ट्रांजैक्शन को रिवर्स करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इस कारण से बोला गया कि जो ब्लॉकचेन की स्ट्रेंथ है वही क्या हो गई, उसकी वीकनेस हो गई, क्या हो जाएगा, ट्रांजैक्शन को रिवर्स करना मुश्किल हो जाएगा, ये बोला गया यहाँ पे। तो ये हमने ब्लॉकचेन भी कंप्लीट कर लिया, और ये ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, ब्लॉकचेन ज़्यादा यूज़ होता नहीं है लीगली। इसमें मैं आपको कुछ अंडरलाइन करवा देता हूँ जो आप और देख सकते हो, वैसे इतना काफ़ी है क्योंकि फालतू टॉपिक है ये, याद करने मुश्किल है। तो एक तो आपको ये लाइन याद करनी है पहली तो, कि क्या ये डिसेंट्रलाइज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर दैट इज सिक्योर्ड थ्रू एनक्रिप्शन। फिर आपको क्या करना है कि ये ऑल ब्लॉक्स आर सिक्वेंट सो दैट एनी मॉडिफिकेशन डिलीशन डिस्क्वालीफाई द इन्फॉर्मेशन, कि क्या कि ये ब्लॉक एक दूसरे से इस तरह से कनेक्ट है कि अगर कोई मॉडिफिकेशन है और डिलीशन भी करना चाहेगा तो अपने आप ही क्या हो जाएगी, वो इन्फॉर्मेशन या मॉडिफिकेशन क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। मतलब परमिट ही नहीं करेंगे, ब्लॉक क्या करेंगे, परमिट ही नहीं करेंगे मॉडिफाई और डिलीट करने की कोई इन्फॉर्मेशन को। फिर हमने ऑडिट इम्प्लीकेशन देखी, इसमें भी आप ये अंडरलाइन कर लो कि ऑडिटर मस्ट डिटरमाइन वेदर ब्लॉकचेन विल एक्सपोज द एंटरप्राइज टू नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। तो जो मैंने आपको अंडरलाइन करवाया इनको एक बार आप रीड कर लेना जब भी आप याद करो, ये तो आपको अच्छे से याद करनी है, जो रेड हो रखा है जो मैंने आपको अंडरलाइन करवाया उसे भी आप क्या करना, रीड कर लिया करना। और अगर एग्जाम याद आ जाए तो बहुत ही बढ़िया है, याद ना आए तो थोड़ा सा ऑन लैंग्वेज में लिखना ही है। अब हम नेक्स्ट देखने जा रहे हैं, नेक्स्ट टेक्नोलॉजी, नॉन फंजिबल टोकन। तो ये क्या होता है, नॉन फंजिबल टोकन क्या होता है, कोई भी चीज़ जो यूनिक हो,
कोई भी चीज़ जो यूनिक हो वही क्या है, नॉन फंजिबल टोकन। जैसे कोई भी डिजिटल असेट्स, डिजिटल असेट्स क्या होते हैं, जैसे कोई फ़ोटो हो गई, फोटोज, कोई आर्ट वर्क, ये सब क्या है, ये सब क्या है, नॉन फंजिबल टोकन। कोई भी चीज़ यूनिक है वो क्या है, नॉन फंजिबल टोकन। जैसे डिजिटल असेट्स तो नॉन फंजिबल टोकन है क्या, कोई भी डिजिटल असेट्स, जैसे कि कोई फोटोज, आर्ट वर्क। अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं NFT के नाम से तो आप वहाँ पे कई सारी फ़ोटोज़ वगैरह मिल जाएंगी, एकदम फालतू की फ़ोटोज़ होंगी, एकदम फालतू फ़ोटोज़। यूनिक के नाम पे वहाँ पे कुछ भी फ़ोटोज़ आपको मिलेंगी, यूनिक के नाम पे कुछ भी वहाँ पे फ़ोटोज़, आर्ट्स कुछ भी मिलेंगे आपको। और जो कि करोड़ों के जिनके भाव होंगे, उनके अगर आप रेट देखोगे कितनी होंगी, उनके करोड़ों के भाव होंगे उनके। तो नॉन फंजिबल टोकन क्या है, कोई भी चीज़ यूनिक, चाहे वो फोटो हो, आर्ट्स हो, कोई आपका म्यूजिक वगैरह हो, कोई वीडियो वगैरह हो, तो वो सब क्या है, नॉन फंजिबल टोकन है, नॉन फंजिबल टोकन है। अब इसके आपके फीचर भी बताए गए हैं जो कि सेम है, यूनिक है, ये डिजिटल असेट है। उसके बाद चैलेंजेस क्या आएंगे, नॉन फंजिबल टोकन में चैलेंजेस क्या आएंगे, ओनरशिप चैलेंजेस, ओनरशिप बोलो या फिर कॉपीराइट। मान लो ये क्या है, नॉन फंजिबल टोकन क्या है, कोई भी डिजिटल असेट, जैसे फोटो ही, आर्ट हुई, म्यूजिक वगैरह, वीडियो वगैरह। तो इसमें लोग क्या झगड़ा करेंगे कि ये फोटो तो मैंने पहले डाली थी, ये मैंने पहले डाली थी, ये म्यूजिक पहले मैंने डाला था, इस तरह से क्या होंगे, झगड़े होंगे, ओनरशिप चैलेंजेस आएंगे। और इसके चैलेंजेस क्या है, अभी इसका मार्केट इतना वाइड नहीं है, अभी मार्केट इसका इतना फैला नहीं है। अभी जो नॉन फंजिबल टोकन है इनका मार्केट अभी इतना फैला नहीं है, इतना फैला हुआ नहीं है। और ऑनलाइन फ्रॉड, तो रिस्क वगैरह जो है वो लगभग सेम ही होते हैं, फ्रॉड वगैरह होना। जैसे वहाँ पे क्या थे, हमने देखा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वहाँ पे क्या रिस्क थी, डाटा सिक्योरिटी, डाटा प्राइवेसी, यहाँ पे भी क्या, ऑनलाइन फ्रॉड। तो ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। इसका तो ऑडिट से कोई लेना देना नहीं है, नॉन फंजिबल टोकन का उन्हें ऑडिट से कोई लेना देना ही नहीं है। तो अब इसको हम एक बार कंसेप्ट बुक से देख लेते हैं। तो नॉन फंजिबल टोकन क्या होते हैं, कोई भी चीज़ जो कि यूनिक हो, जैसे डिजिटल असेट, जैसे एग्जाम्पल फोटोज, वीडियोज, आर्ट वर्क। और ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, NFT, ओनरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं, उस यूनिक आइटम की ओनरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। इनके फीचर्स क्या हैं, ये क्या है बताओ, यूनिक हैं, डिजिटल असेट हैं, और ये क्या हो सकते हैं, एक्सचेंज हो सकते हैं, एक्सचेंज भी हो सकते हैं। फिर चैलेंजेस क्या हैं, ओनरशिप कंसर्न, लड़ाइयाँ होंगी ओनरशिप के लिए कि भाई पहले मैंने डाला था। और ऑनलाइन फ्रॉड वगैरह हो सकते हैं, और मार्केट भी अभी इनका फैला नहीं है। सिक्योरिटी रिस्क, सेम रिस्क है बस जो भी हमने पढ़ी थी, जो हम पूरी टेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं, सिक्योरिटी रिस्क, ऑनलाइन फ्रॉड होना, डाटा प्राइवेसी, ये सब रिस्क। इसमें आप ये हाईलाइट कर लो, समथिंग इज यूनिक, इसका मतलब क्या है, कोई भी चीज़ जो कि यूनिक हो। NFT का मतलब क्या है, समथिंग इज यूनिक। और डिजिटल असेट्स यहाँ पे देख लो कि क्या क्या, जैसे एग्जांपल फोटोज, वीडियोज, आर्ट वर्क, ऑनलाइन फ्रॉड, सिक्योरिटी रिस्क, ये हर जगह आ रहा है ये पॉइंट, तो आप इजीली लर्न कर सकते हो सिक्योरिटी रिस्क वाला पॉइंट। अब नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, RPA। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी RPA, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। तो ये क्या करती है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, जो भी रिपीटेटिव टास्क होते हैं, जो भी रिपीटेटिव टास्क होंगे उसे क्या कर देगी, ऑटोमेट कर देगी। ये टेक्नोलॉजी क्या करती है, जो भी रिपीटेटिव टास्क हैं, जो भी मैनुअल एंड रिपीटेटिव टास्क उन्हें क्या करती है, ऑटोमेट कर देती है। तो उसे क्या बोला गया, RPA बोला गया। अब ये करती क्या है, जो भी ह्यूमन के काम होंगे, ह्यूमन के जो भी एक्शंस होते हैं उन्हें क्या कर लेती है, कॉपी कर लेती है। ह्यूमन के एक्शंस को क्या कर लेती है, ये कॉपी कर लेती है। रिपीटेड टास्क के लिए क्या करती है, जो भी ह्यूमन के एक्शंस होंगे उसे क्या कर लेती है, कॉपी कर लेती है। तो अब आप RPA होते हैं क्या, इसके लिए मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ। ये क्या होते हैं, ये सॉफ्टवेयर बोर्ड्स होते हैं। ये क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर बोर्ड्स होते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर बोर्ड क्या होते हैं, आपने रोबोट सुना होगा, रोबोट, जैसे आप मूवी देख रखे हैं, वो क्या होते हैं, आप देखते होंगे वो क्या होते हैं, फिजिकल आदमी के जैसे होते हैं रोबोट्स। लेकिन सॉफ्टवेयर बोर्ड्स का मतलब क्या, ये फिजिकल नहीं होते, ये एप्लीकेशन के जरिए काम करते हैं। ये क्या करते हैं, एप्लीकेशन के जरिए काम करते हैं, इसलिए इन्हें बोला जाता है सॉफ्टवेयर बोर्ड। तो RPA क्या है, ये फिजिकल रोबोट नहीं है कोई, तो ये क्या है, सॉफ्टवेयर रोबोट्स हैं, मतलब सॉफ्टवेयर के रूप में एप्लीकेशन के जरिए काम करते हैं। ये बताओ मोस्टली कहाँ यूज़ होते हैं, जैसे आप स्विगी वगैरह में देखते हैं, आप स्विगी जोमेटो वगैरह में देखते हैं, ये वो क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर बोर्ड्स। वो क्या यूज़ कर रहे हैं, RPA को यूज़ कर रहे हैं। स्विगी जोमेटो में जो भी हेल्पलाइन होती है, जो भी हेल्पलाइन सेंटर होता है, उसमें क्या होता है, ये RPA ही काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर बोर्ड से काम कर रहे हैं। वहाँ पे आपको जैसे ही आप हेल्पलाइन खोलते हैं, वहाँ पे लिखा हो जाता है कि आपकी दिक्कत क्या है, कि मेरा ऑर्डर कहाँ पे, आप वहाँ पे वो आपसे पूछेगा कि आपको दिक्कत क्या, उसके अंदर कई सारे पॉइंट्स आएंगे कि मेरा ऑर्डर कहाँ पे है, क्वालिटी इशू है कि नहीं, या फिर
या फिर आपका कोई आइटम नहीं आया, तो ये सब आपसे पूछ रहे हो। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे, जैसे आप उस पॉइंट पर क्लिक करोगे, तो वो क्या करेगा, आपके पुराने डाटा को क्या करेगा, चेक करेगा कि आपने कितनी बार ऑर्डर करा है, कितनी बार आपको दिक्कत आई है। अगर उसे लगता है कि इसने भाई पहली बार ही मतलब इसे ऐसी दिक्कत आई है, तो क्या कर देगा, आपको रिफंड इनिशिएट कर देगा। लेकिन ये रोबोटिक बोट्स फिर क्या चेक करेंगे, अगर इन्हें मिल गया मान लो पुराने डाटा में कि आप तो हमेशा ही ऐसा करते हो, हमेशा ही लिख देते हो कि मिसिंग आइटम्स, क्वालिटी ख़राब आ रही है, तो वो क्या करेगा, आपके इसको अकाउंट्स को ही बंद कर देगा। आपके जो अकाउंट है, जो आपने आईडी खोल रखी है, उसे क्या कर देगा, बंद कर देगा, आपके अकाउंट को ही बंद कर देगा। तो इस तरह से रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन काम करता है। ये क्या करता है, जो भी रिपीटेटिव टास्क होता है, जो मैनुअली होता था, उसे क्या कर देगा, ऑटोमेट कर देगा। मतलब ये ह्यूमन एक्शंस को क्या करता है, कॉपी करता है। उसे सॉफ्टवेयर बोट भी बोला जाता है, इसे सॉफ्टवेयर बोट भी बोला जाता है। अब आरपीए का फ़ायदा क्या है, आरपीए का फ़ायदा क्या है, देखो ह्यूमन तो क्या है, बेचारा वो सोएगा भी, वो कि ज़्यादा कितना काम करेगा, 12 घंटे कर लेगा, ज़्यादा 15 घंटे कर लेगा, उसके बाद वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो ये क्या करता है, नॉन स्टॉप काम करेगा। ये क्या करेगा, नॉन स्टॉप 2400 घंटे काम करेगा, नॉन स्टॉप काम करेगा और 100% एक्यूरेट काम करेगा। आरपी क्या करेगा, नॉन स्टॉप काम करेगा, 100% एक्यूरेसी के साथ काम करेगा और फास्ट काम करेगा। जो आरपी है वो कैसे काम करेगा, नॉन स्टॉप 2400 घंटे काम करेगा, 100% एक्यूरेसी के साथ काम करेगा और फास्ट काम करेगा। अगर आप ह्यूमन का देखो, मैनुअल देखो, तो मैनुअल तो कभी नॉन स्टॉप काम ही नहीं सकता, वो ना ही कभी एक्यूरेसी के साथ काम हो सकता है। मैनुअल अगर आप रिपीटेटिव टास्क भी करते हो, मैनुअली अगर कोई बंदा रिपीटेटिव टास्क भी करेगा, तो वो 100% एक्यूरेसी के साथ काम कर ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो ही जाएगी, उसकी आंखों से कुछ ना कुछ खिसक ही जाएगा, कुछ उसकी आंखों के सामने से चला ही जाएगा, उसे पता ही नहीं चलेगा। तो 100% एक्यूरेसी के साथ मैनुअल बंदा कभी काम कर ही नहीं सकता। और फास्ट, जो ये रोबोट्स हैं, ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करेगी, फास्ट काम करेगी। उसके बाद हम देख रहे हैं ऑडिट इम्प्लीकेशंस। ऑडिटर को किन बातों का ध्यान रखना है, ऑडिट इम्प्लीकेशंस। ऑडिट इम्प्लीकेशन देखो, ऑडिटर को क्या करना है, ऑडिटर को अंडरस्टैंड करना है। अगर मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन आरपीए का यूज़ करती है, तो उसे क्या करना है, आरपीए को क्या करना है, उसके अंडरस्टैंड करना है। ऑर्गेनाइजेशन की जो आरपीए की प्रोसेस है, ऑर्गेनाइजेशन जो आरपीए की प्रोसेस को यूज़ करती है, उसे अंडरस्टैंड करना है। उसे क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है कि और उसे ये भी देखना है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन से टूल्स यूज़ कर रही है, वो कौन से टूल्स यूज़ कर रही है आरपीए के लिए, कौन से टूल्स यूज़ कर रही है, उसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि आरपीए किस तरह से काम कर रहा है। जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था चैप्टर में कि ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग लेता है कि जो एंटिटी है वो कौन सी एप्लीकेशन यूज़ कर रही है, लेकिन साथ ही साथ ऑडिटर ये भी देखता है कि एप्लीकेशन किस तरह से काम कर रही है। तो उसी तरह से ऑडिटर को ये देखना है कि कौन से टूल्स यूज़ कर रही है एंटिटी, और वो किस तरह से प्रोसेस करते हैं, किस तरह से वो काम कर रहे हैं। उसके बाद देख रहे हैं हम रिस्क। रिस्क क्या आएंगे, तो रिस्क देखो यहाँ पे क्या क्या है, ऑपरेशनल, पहली है ऑपरेशनल एंड एग्जीक्यूशन रिस्क। ऑपरेशनल एंड एग्जीक्यूशन रिस्क, ये रिस्क क्या होती है, अगर मान लो आरपीए के अंदर कोडिंग ही गलत हो गई, तो क्या होगा, जो ये रिजल्ट निकलेगा वो भी क्या निकलेगा, गलत ही निकलेगा। एक बार अगर कोडिंग गलत हो गई तो क्या होगा, उसका जो रिजल्ट निकलेगा वो भी क्या होगा, गलत ही निकलेगा। जैसे एग्जाम्पल मान लो स्विगी वाले में हमने देखा, एग्जाम्पल हमारा था स्विगी का। मान लो कोडिंग गलत हो गई और उससे उसने आपसे पूछा कि आपने उसे बोला हेल्पलाइन सेंटर पे कि ख़राब क्वालिटी का सामान आ गया, आपने बोला कि ख़राब क्वालिटी का क्या आ गया, मेरे पास खाना आ गया। लेकिन जो आरपीए इसमें क्या हो गई, गलत कोडिंग हो गई। तो इससे बताइए उत्तर क्या देगा, ये आपको उत्तर क्या दे रहा है कि जो आपका डिलीवरी पार्टनर वो भी काम पर है। आपने तो पूछा कि मेरे पास ख़राब क्वालिटी का सामान आ गया है, आपने ये सीडीएच किया, लेकिन जो आरपीए है वो आपको क्या कर रहा है, वो आपको क्या उत्तर दे रहा है कि जो आपका डिलीवरी पार्टनर है वो भी काम पर है, उसको कितना टाइम लगेगा। तो ये हो जाएगा। अगर उसमें कोडिंग गलत हो गई तो वो क्या करेगा, जो उसका रिजल्ट निकालेगा वो भी क्या निकलेगा, गलत निकलेगा। तो इसे बोला जाता है ऑपरेशनल रिस्क। उसके बाद है चेंज मैनेजमेंट रिस्क। ये भी हम बहुत बार पढ़ते आए हैं कि क्या करे, कोई बंदा जाके क्या कर दे, उसकी प्रोसेसिंग को, उसकी जो प्रोग्रामिंग कोड है आरपीए के, उसे ही चेंज कर दे, आरपीए के जो प्रोग्रामिंग वगैरह है उसे वो चेंज कर दे। तो हो गई चेंज मैनेजमेंट रिस्क। लास्ट है ये एकदम फालतू रिस्क, आरपीए स्ट्रेटजी रिस्क। ये क्या है कि आपने गलत स्ट्रेटजी बनाई, आपने आरपीए को लेकर गलत एक्सपेक्टेशन कर ली, आपने आरपीओ को लेकर रॉन्ग एक्सपेक्टेशन बना ली, अनरियलिस्टिक बिजनेस गोल्स सेट कर लिए, आपने आरपीओ को लेकर अनरियलिस्टिक बिजनेस गोल सेट कर लिए, गलत और रॉन्ग स्ट्रेटेजी, रॉन्ग एक्सपेक्टेशन बना ली। तो इससे क्या होगा, आप हमेशा दुखी रहोगे, क्योंकि आपने तो अनरियलिस्टिक गोल्स क्या करें, सेट करें हैं, आपने अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करी आरपीए से। तो इससे क्या होगा, आप हमेशा दुखी रहोगे, आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे आरपीए को यूज़ करके। तो ये सब इसकी रिस्क है, जो कि मैंने बताया नहीं, जो लास्ट रिस्क है एकदम फालतू रिस्क है। ये दो काम की रिस्क है कि ऑपरेशनल रिस्क
हो सकता है कि अगर इसमें मान लो प्रोग्रामिंग गलत हो गई, कोडिंग गलत हो गई, तो ये रिजल्ट भी जो निकलेगा वो भी गलत आएगा। हो सकता है कि कोई जाके चेंज कर दे इसकी कोडिंग को, तो ये है चेंज मैनेजमेंट रिस्क। तो इसको हम एक बार कंसेप्ट बुक से भी देख लेते हैं। तो आरपीए क्या है? आरपीए करता है क्या? आरपीए इज द ऑटोमेशन ऑफ रिपीटेटिव प्रोसेस। आरपीए इज द ऑटोमेशन ऑफ रिपीटेटिव प्रोसेस परफॉर्म्ड बाय द यूजर्स। ये क्या करता है? आरपीए करता है क्या है? एमुलेट करता है ह्यूमन एक्शंस को क्या करता है? कॉपी करता है। और आरपीए बोर्ड से क्या कर सकते हैं? ये नॉन स्टॉप, फास्टर और 100% एक्यूरेसी के साथ काम कर सकते हैं। ऑडिट इम्प्लीकेशन, ऑडिटर क्या ध्यान रखना है? उसे अंडरस्टैंडिंग लेनी है, ऑर्गेनाइजेशन ने जो आरपी यूज़ कर रहा है उसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है, कौन से टूल्स यूज़ कर रहे हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है। रिस्क क्या क्या? ऑपरेशनल एग्जीक्यूशन रिस्क, चेंज मैनेजमेंट रिस्क और आरपीए स्ट्रेटजी रिस्क। आरपीए स्ट्रेटजी रिस्क। इसमें आप ये लाइन अंडरलाइन कर लो लास्ट में, आरपीए बोर्ड्स कैन ऑपरेट नॉन स्टॉप मच फास्टर एंड विथ 100% रिलायबिलिटी। इतना आप बोर्ड अंडरलाइन कर लो। ये एक बार पढ़, ये भी आप एक बार पढ़ लिया करना। जब भी आप इस टॉपिक को याद करो, आपको क्या करना है? कीवर्ड से एग्जैक्ट लर्न करनी है, और ये लाइन भी आपको क्या करना, आप एक बार पढ़ लेना, याद हो जाए तो बढ़िया है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखो, नेक्स्ट टॉपिक हम यहीं से करने जा रहे हैं क्योंकि ये टॉपिक रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है सम एग्जांपल्स ऑफ टेक्नोलॉजी रिस्क। आईटी सिस्टम के कारण क्या क्या टेक्नोलॉजी रिस्क आएंगी बताओ? आईटी सिस्टम से क्या रिस्क राइज होती हैं? वो यहाँ पर लिखा गया अनुसार, जैसे टू डाटा में चेंजेस कर सकता है कर, वो आपकी सिस्टम को बदल सकता है। हो सकता है और क्या हो जाएगा, जैसे डाटा लॉस हो जाएगा। हो सकता है कि आप अपने सिस्टम में चेंज अपडेट करना भूल गए, चेंजेस करना भूल गए। और क्या हो सकता है कि जो आईटी पर्सनल है वो क्या कर रहे हैं, उनको जितना काम दिया गया, उनकी जितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उससे ज़्यादा वो क्या कर रहे हैं, एक्सेस ले रहे हैं, उससे ज़्यादा वो क्या कर रहे हैं, आईटी सिस्टम का एक्सेस कर रहे हैं, या इनएप्रोप्रिएट मैनुअल इंटरवेंशन। तो ये सेम टॉपिक है, इसको आपको वहीं से करना है। अब आप बोलो कि जब सेम टॉपिक है तो यहाँ पे इसमें डाला क्यों गया है? क्योंकि ऐसे क्या कर सकता है, या तो ऐसे क्या करेगा, या तो आपको इस नाम से क्वेश्चन देगा, रिस्क राइजिंग फ्रॉम यूज ऑफ आईटी। क्या देगा ऐसे? या तो आपको रिस्क राइजिंग फ्रॉम यूज ऑफ आईटी के नाम से भी क्वेश्चन दे सकता है, या फिर वो आपको टेक्नोलॉजी रिस्क के नाम से भी क्वेश्चन दे सकता है। तो आपको क्या करना है, दोनों में सेम आंसर डालना है। वो आपको ये भी लिख सकता है कि एग्जाम्पल्स ऑफ टेक्नोलॉजी रिस्क बताओ, तो भी आपको सेम आंसर देना है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ भी नहीं करवा रहा। अब नेक्स्ट टॉपिक देखो कि ऑडिटर किन बातों का ध्यान रखेगा टेक्नोलॉजी रिस्क को असेस करते वक्त। ये भी हमने पहले ही पढ़ ली वैसे, लेकिन इसको डिफरेंट लैंग्वेज में लिखा गया है यहाँ पे कि while assessing टेक्नोलॉजी रिस्क, ऑडिटर किन बातों का ध्यान रखेगा? टेक्नोलॉजी की रिस्क को असेस करते वक्त ऑडिटर किन बातों का ध्यान रखेगा? हमने स्टार्टिंग में टॉपिक पढ़ा था कि ऑडिटर आईटी इन्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेते वक्त किन बातों को ध्यान में रखेगा। उसमें वो किन बातों को ध्यान रखता है कि उसकी एप्लीकेशन किस तरह से काम कर रही है, उसमें कोई सिग्निफिकेंट क्लासेज और ट्रांजैक्शन तो नहीं है जहाँ पे सिग्निफिकेंट रिस्क हो, जिससे कि वो वहाँ पे ज़्यादा फोकस कर सके। वहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजीज कौन सी यूज़ हो रही है, उनकी रिस्क क्या आ रही है, और कोई कम्प्लेक्सिटी तो नहीं है कि जो टेक्नोलॉजी है वो कितनी कम्प्लेक्स है, वो भी वो आइडेंटिफाई करता है। हमने देखा था वहाँ पे, जब मैं आपको टॉपिक वहाँ पे दिखाता हूँ एक बार, आपको यहाँ पे दिखाई देता हूँ इस टॉपिक को। देखो यहाँ पे था कि आईटी इन्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेते वक्त ऑडिटर किन बातों को ध्यान में रखेगा कि अंडरस्टैंडिंग फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन, सिग्निफिकेंट सिस्टम्स, कंट्रोल्स, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ हो रही है, और देखेगा कि जो आईटी इन्वायरमेंट है उनकी कम्प्लेक्सिटी चेक करेगा। क्यों? अगर ज़्यादा कम्प्लेक्स होंगे तो क्या करेगा, वो क्या करेगा, एक्सपर्ट की मदद लेगा, खुद की नॉलेज बढ़ाएगा। तो इन्हीं बातों को क्या किया गया है वहाँ पे, क्या किया गया है, डिफरेंट लैंग्वेज में यूज लिखा गया है। जो हम अब टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इन्हीं बातों को क्या किया गया, डिफरेंट लैंग्वेज में लिखा गया है। तो यहाँ पे पूछा गया कि जब ऑडिटर टेक्नोलॉजी की रिस्क असेस करेगा तो किन बातों को ध्यान में रखेगा। मतलब ये क्या कर रहा है, एक तरह से अंडरस्टैंडिंग ही ले रहा है कि कहाँ पर कौन सी रिस्क है, वो कितनी सिग्निफिकेंट है। इसका मतलब क्या होता है, सिग्निफिकेंस देखना रिस्क का, उसका इम्पैक्ट क्या आएगा, जो सिग्निफिकेंट रिस्क है उनके चांसेस कितने हैं ओकर होने के चांसेस कितने हैं। तो ऑडिटर किन बातों का ध्यान रखेगा? सबसे पहले तो ऑडिटर क्या करेगा, अंडरस्टैंडिंग लेगा। अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईटी इन्वायरमेंट क्या करेगा, आईटी इन्वायरमेंट की क्या करेगा, वो अंडरस्टैंडिंग लेगा, जिससे कि उसके बाद क्या कर पाएगा, देख पाएगा कि किस तरह से प्रोसेसिंग वगैरह हो रही है, जिससे कि वो मैनेजमेंट की प्रोसेस को क्या कर पाएगा, एवेल्यूएट कर पाएगा। तो सबसे पहला काम ऑडिटर क्या कर रहा है, उस आईटी इन्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग ले रहा है और देख रहा है कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी है वो किस तरह से काम कर रही है। उसके बाद सेकंड काम वो क्या कर रहा है, टेक्नोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग लेगा,
और इन टेक्नोलॉजी से क्या रिस्क राइज हो रही है। पहला काम क्या किया ऑडिटर ने, अंडरस्टैंड के आईटी इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड कर रहा है और ये देख रहा है कि वो किस तरह से काम कर रही हैं, किस तरह से फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन हो रहा है, जो हमने वहाँ पे भी पढ़ा था, पहले भी हमने पढ़ा था, वही बात यहाँ पे लिखी गई है। सेकंड ये क्या करेगा, टेक्नोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग लेगा कि ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है और उनके कारण कौन कौन सी रिस्क अराइज हो रही हैं, उनके कारण कौन कौन सी न्यू रिस्क अराइज हो रही हैं। तो इसमें से सेकंड क्या करेगा, टेक्नोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग ली। थर्ड ये क्या करेगा, थर्ड ये देखेगा कि क्या इसे डिजिटल अप स्किलिंग की ज़रूरत है, क्या इसे डिजिटल अप स्किलिंग की ज़रूरत है। डिजिटल अप स्किलिंग मतलब क्या इसे अपनी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नॉलेज को बढ़ाने की ज़रूरत है। क्या ऑडिटर को टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अपनी नॉलेज को बढ़ाने की ज़रूरत है, जिससे कि क्या कर सके, ऑर्गेनाइजेशन की टेक्नोलॉजी को असेस कर सके, ऑर्गेनाइजेशन की टेक्नोलॉजी को असेस कर सके। और ये क्या दिखेगा, क्या मुझे एक्सपर्ट्स की नीड है, क्या मुझे एक्सपर्ट्स की नीड है। तो ये सब बातें ऑडिटर को चेक करनी है, इन सब बातों का ऑडिटर को ध्यान रखना है जब भी वो टेक्नोलॉजी की रिस्क को असेस करेगा। जब भी ऑडिटर टेक्नोलॉजी की रिस्क को असेस करेगा तब उसे इन सब बातों का ध्यान में रखना है। अब देखो इसे कंसेप्ट बुक से हम देखते हैं। देखो ये सब 3 पॉइंट जो मैंने आपको 3 पॉइंट बताई हैं यहाँ पर भी हैं, इस टॉपिक में भी हैं। पहला टॉपिक हमारा क्या था, अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन। ये देखना कि जो कौन सी एप्लीकेशन यूज हो रही हैं, किस तरह से काम कर रही हैं, उनके अंदर क्या सिग्निफिकेंट रिस्क है। उसके बाद हमने क्या देखा, बताओ सेकंड पॉइंट, कि ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रही हैं और उससे क्या रिस्क राइज होंगी, वो पॉइंट यहाँ पे भी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजीज यूज। लास्ट पॉइंट हमने क्या देखा, ऑडिटर ये चेक करता है क्या उसे आईटी से रिलेटेड अपनी नॉलेज को बढ़ाने की ज़रूरत है कि नहीं, क्या उसे एक्सपर्ट की नीड होगी कि नहीं। तो लास्ट पॉइंट भी यही है। लास्ट पॉइंट हमने क्या देखा था कि जो टेक्नोलॉजीज है ऑडिटर ये असेस करेगा कि टेक्नोलॉजी से वो कितनी कम्प्लेक्स है, और अगर ज़्यादा कम्प्लेक्स होगी तो ऑडिटर को किसकी नीड होगी, एक्सपर्ट्स की नीड होगी। तो सेम ही पॉइंट्स है, बस उनको डिफरेंट लैंग्वेज में लिखा गया है, सेम ही पॉइंट्स को डिफरेंट लैंग्वेज में लिखा गया है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको ऐसे जिस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे उसी का ही क्या करना है, उसी का ही आंसर लिखना है। जैसे अगर आप मान लो ऑडिटर अगर आपसे ऐसे पूछे की कंसिडरेशन फॉर ऑडिटर टू अंडरस्टैंड द आईटी एनवायरनमेंट, तो आपको यही आंसर लिखना पड़ेगा, ये सभी इसमें आपको लिखना पड़ेगा, ये प्रोविजन आपको इसके अंदर लिखने होंगे। लेकिन मान लो ऐसे आपसे पूछता है, कि कंसिडरेशन वाइल असेसिंग द टेक्नोलॉजी रिस्क, कंसिडरेशन वाइल असेसिंग द टेक्नोलॉजी रिस्क, तो आपको ये 3 पॉइंट्स ही लिखने रहेंगे। आपने अगर वो वाली लिख दिया अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन, तो आपको 0 नंबर मिलेंगे। अगर आपने मान लो वो वाली लिख दिया ना, तो आपको 0 नंबर मिलेंगे। अगर देखा जाए तो सेम ही है, लेकिन आपने वो लिख दिया तो 0 मिलेंगे, 1 नंबर भी मत सोचना कि 1 भी मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन देखना है कि ऐसे कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है, किस टॉपिक पे पूछ रहा है। तो यहाँ पे अब देख लेते हैं हम। सबसे पहले ऑडिटर क्या करेगा, अंडरस्टैंडिंग लेगा किसकी, आईटी एनवायरनमेंट की। ये रिलेट करने के लिए कि मैनेजमेंट किस तरह से इनिशिएट कर रही है, प्रोसेस कर रही है ट्रांजेक्शन को, कि मैनेजमेंट किस तरह से ट्रांजेक्शन को प्रोसेस कर रही है, इनिशिएट कर रही है। सेकंड क्या करेगा, वो देखेगा कि न्यू टेक्नोलॉजीज के कारण क्या क्या रिस्क राइज हो रही है, न्यू टेक्नोलॉजीज के कारण क्या क्या रिस्क राइज हो रही हैं। थर्ड ऑडिटर क्या देखेगा, क्या उसे अब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अपनी नॉलेज को बढ़ाने की ज़रूरत है कि नहीं, क्या उसे एक्सपर्ट्स की नीड है कि नहीं। एग्जाम्पल भी दिया जाए, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, IT स्पेशलिस्ट ले जाना अपनी टीम में। तो ये सभी ऑडिटर इन बातों का ध्यान रखेगा कि क्या वो अपनी टीम में IT स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट्स ले जाए कि नहीं। इसमें आप ये हाईलाइट कर लो, गेन होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ चेंजेस इन इंडस्ट्री एंड IT एनवायरनमेंट। चेंजेस इन इंडस्ट्री का मतलब क्या है कि आज की इंडस्ट्री क्या हो रही है, चेंज कर रही है अपने आप को मैनुअल से टेक्नोलॉजी की तरफ, अपने आप को चेंज कर रही है। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग लेगा IT एनवायरनमेंट की। बस अब आ गया हमारा लास्ट टॉपिक आ गया नेक्स्ट जनरेशन ऑडिट। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, नेक्स्ट जनरेशन ऑडिट। कि फ्यूचर में कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज आएंगी, फ्यूचर में ऑडिट किस तरह से होगी, ये बताएगा नेक्स्ट जनरेशन ऑडिट। कि फ्यूचर में क्या होगा, आने वाले समय में भविष्य में क्या होगा ऑडिट का, भविष्य में ऑडिट का क्या हाल रहेगा, वो बताएगा ये हमें। तो भविष्य में कौन कौन सी न्यू टेक्नोलॉजीज आएंगी। तो सबसे पहले जो उन्होंने बताई ड्रोन टेक्नोलॉजी, जो कि थोड़ी सी क्या है, लॉजिकल है। जो हम टेक्नोलॉजीज पढ़ने वाले इसमें सबसे ज़्यादा लॉजिकल कौन सी है, ड्रोन टेक्नोलॉजी है। बस ड्रोन टेक्नोलॉजी। अब बताओ ड्रोन टेक्नोलॉजी का ऑडिट में कैसे यूज़ हो सकता है, ड्रोन टेक्नोलॉजी का ऑडिट में कैसे यूज़ हो पाएगा, स्टॉक काउंट्स के लिए कैसे काम हो सकता है। बताओ स्टॉक काउंट्स के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी यूज़ हो सकती है। आपने ऐसे 50 पढ़ा होगा, उसमें आता है कि अगर ऑडिटर के लिए, अगर कई बार क्या होता है ऑडिटर के लिए फिजिकल वेरिफिकेशन करना पाना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि उसके लिए क्या होते हैं, लाइफ थ्रेट्स के कारण क्या होते हैं। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे ऑडिटर को लाइफ थ्रेट्स होते हैं, उसको इंजरी हो सकती है। तो कुछ जगह क्या हो पाता है, फिजिकल वेरिफिकेशन कर पाना मुश्किल हो जाता है।
इन्वेंट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पे बताओ क्या काम आएगी, वहाँ पे ड्रोन टेक्नोलॉजी काम आएगी, वहाँ पे ड्रोन टेक्नोलॉजी काम आएगी। वो क्या करेगी, स्टॉक काउंट करके दे देगी। अब इन्होंने इसको बारे में बताया कि ड्रोन टेक्नोलॉजी में क्या होगा। ड्रोन के अंदर क्या होते हैं, कुछ कैमराज होते हैं, ड्रोन के अंदर क्या होते हैं, कैमराज होते हैं, सेंसर्स होते हैं। ये क्या करेंगे, जो कैमराज और सेंसर है ये क्या करेंगे, आपको फोटोग्राफ लेके देंगे, फ़ोटो खींच के देंगे, और ये क्या करेंगे, सेंसर जो लगे होंगे ये क्या करेंगे, काउंट भी करके दे देंगे आपको इन्वेंट्री। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी जो फ्यूचर में आने वाली है वो क्या करेगी, उसके अंदर कैमरा भी होंगे, सेंसर भी होंगे। तो कैमरा से क्या करेंगे, फ़ोटो खींच के भेजेंगे, और सेंसर क्या करेंगे, जो इन्वेंट्री है उसे काउंट भी कर देंगे। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी के अंदर ये बताया गया, बस इतना था। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, AR, ऑगमेंटेड रियलिटी। तो इसको तो आप जानते भी होंगे, AR के बारे में तो आप सब जानते भी होंगे। तो AR करता क्या है, ये करता क्या है, जो आपका रियल इन्वायरमेंट होता है उसके अंदर कुछ एडिशनल एलिमेंट्स ऐड कर देता है। ये क्या करता है, कुछ एडिशनल एलिमेंट्स क्या करता है, ये ऐड कर देता है रियल इन्वायरमेंट के लिए। जो रियल इन्वायरमेंट होता है उसी के अंदर क्या करता है, कुछ एडिशनल एलिमेंट्स ऐड कर देता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, पोकेमोन गो। अगर आपने कभी पोकेमोन गो गेम खेला हो या इसके बारे में सुना हो, तो उसके अंदर क्या होता है, रियल इन्वायरमेंट ही होता है। लेकिन जो आपका डिवाइस होता है उसके अंदर क्या होगा, आपकी रियल इन्वायरमेंट के अंदर, डिवाइस के अंदर क्या होगा, रियल इन्वायरमेंट में ही पोकेमोन्स भी दिखेंगे। मोबाइल के अंदर क्या होगा, जैसे मान लो आपने अपने क्या कर रहे हो, आप घर पे हो, आपकी टेबल पे मान लो आपने अपना मोबाइल करा, आपने क्या करा, टेबल की तरफ आपका मोबाइल करा, तो आपको टेबल तो दिखेगी, साथ ही साथ आपको क्या दिखेगा, टेबल पे क्या दिख जाएगा, पोकेमोन दिख जाएगा। तो इसे ही बोला जाता है ऑगमेंटेड रियलिटी। ये क्या करती है, रियल इन्वायरमेंट में कुछ एलिमेंट्स ऐड कर देती है। रियल इन्वायरमेंट में कुछ एलिमेंट्स को ऐड कर देती है। तो एक एग्जांपल तो इसका ये था पोकेमोन गो, और एक एग्जांपल मैं आपको अमेजन से देता हूँ। अमेजन में क्या कर रखा है, वो भी क्या करता है, AR को यूज़ करता है। आप क्या कर सकते हो, मान लो आपको फर्नीचर देखना है, कोई घर में फर्नीचर लगाना है, तो क्या कर सकते हो, हम अपने फर्नीचर को सिलेक्ट करके आपकी दीवार पे लगा के देख सकते हो। आपके मोबाइल में क्या करोगे, आप आपकी दीवार की तरफ करोगे मोबाइल को, तो वो फर्नीचर को लगा के दिखा देगा। वो क्या करेगा, आपकी दीवार पे उस फर्नीचर को लगा के दिखा देगा कि ये फर्नीचर आपकी दीवार पे कैसा लगेगा, जिसे आप पता लगा पाओगे। तो ये होती है ऑगमेंटेड रियलिटी। अब ये ऑडिट में कैसे यूज़ होगी, इसके बारे में इन्होंने यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया। बस इन्होंने बताया कि फ्यूचर टेक्नोलॉजीज हैं जो कि यूज़ हो सकती हैं। तो ये हो गया AR। इसके बाद आ रहा है VR भी सब जानते होंगे। मॉल वगैरह में आप देखते होंगे रोलर कोस्टर राइड वगैरह, आप कुछ मूवीज़ देखते हैं जैसे रोलर कोस्टर से रिलेटेड हॉरर मूवीज, VR। उसके अंदर होता क्या है, ये क्या करता है, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ये क्या करता है, रियल वर्ल्ड को, जो रियल इन्वायरमेंट है इसे क्या करता है, रिप्लेस कर देता है। जो रियल इन्वायरमेंट होगा उसे क्या करेगा, ये रिप्लेस कर देगा, किससे, सिमुलेटेड इन्वायरमेंट से। जैसे आपने रोलर कोस्टर वगैरह राइड करी होंगी VR के थ्रू, मॉल वगैरह में जाते हो वहाँ पे आपको एक VR फैसिलिटी मिलती है। तो इसके अंदर क्या होता है, आपको एक VR पहना दिया जाता है, उससे आप जब सामने देखते हो स्क्रीन पर तो आपको लगता है कि आप वहीं पर हो। और वो क्या करेंगे, आपको फील भी कराएंगे। तो जो आपकी चेयर होगी वो भी क्या करेगी, जैसे मान लो रोलर कोस्टर अगर उसमें मुड़ रहा है तो चेयर भी उसी डिजाइन से मुड़ेगी, और उसमें साउंड इफेक्ट भी डाले जाते हैं। जो जैसे जैसे मान लो रोलर कोस्टर आवाज़ करता है तो वो साउंड इफेक्ट आएंगे। अगर आप कोई हॉरर मूवी देख रहे हो VR के थ्रू तो उसमें वैसी आवाज़ आएगी। अगर आप घास पे चल रहे हो तो उस घास की आवाज़ भी आएगी। तो इस तरह से VR में क्या किया जाता है, रियल वर्ल्ड को क्या कर दिया जाता है, सिमुलेटेड इन्वायरमेंट से रिप्लेस कर दिया जाता है। क्या किया जाता है इसमें, सिमुलेटेड इन्वायरमेंट से रिप्लेस कर दिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें इमेजेस के थ्रू, इमेज क्या, और ये इन्वायरमेंट कैसे रिप्लेस किया जाता है, इमेजेस के थ्रू, साउंड के थ्रू, और टच के थ्रू। भी, जैसे साउंड का तो मैंने आपको बता ही दिया। टच कैसे, मान लो आप हॉरर मूवी देख रहे हो, आप क्या कर रहे हो, VR के थ्रू हॉरर मूवी देख रहे हो, तो क्या होगा वहाँ पे, क्या होगा, जैसे मान लो भूत आपको पकड़ रहा है उसके अंदर, मूवी के अंदर, तो क्या होगा, आपके ऊपर असली में भी क्या करेंगे, हाथ डालेंगे, आपके ऊपर हाथ डालेंगे, जिससे आपको महसूस हो पाएगा, जिससे आपको टच भी महसूस हो पाएगा। तो इस तरह से भी VR क्या करता है, रियल वर्ल्ड को सिमुलेटेड इन्वायरमेंट से रिप्लेस कर देता है। और ये रिप्लेस कैसे किया जाता है, डिजिटली जनरेटेड इमेजेस के थ्रू, साउंड के थ्रू, टच के थ्रू। इसमें क्या किया जाता है, कुछ इमेजेस टेक्नोलॉजी के द्वारा कुछ इमेजेस बनाई जाएंगी, कुछ साउंड जनरेट किया जाएगा, और कुछ टच भी जनरेट किया जाएगा टेक्नोलॉजी के थ्रू। क्या किया जाएगा, कुछ टच को भी जनरेट किया जाएगा। तो ये हो गया VR, ये भी आप जानते हो। उसके बाद है लास्ट मेटावर्स। ये है मेटावर्स।
ये तो पूरी दुनिया ही बदल देगा मेटावर्स। तो ये तो क्या करेगा, पूरी दुनिया बदल देगा। ये क्या है, एक 3D स्पेस। ये क्या करेगा, 3D स्पेस क्रिएट करेगा। 3D स्पेस क्रिएट करेगा। ये कैसे क्रिएट करेगा, AR को यूज़ करके, VR को यूज़ करता है, और इसमें कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी का भी यूज़ होता है। जो मेटावर्स होता है उसके अंदर AR का भी यूज़ होता है, VR का भी यूज़ होता है, और बहुत सी एडवांस टेक्नोलॉजीज का भी यूज़ होता है। इसके अंदर तो क्या बन जाएगा, पूरा 3D स्पेस ही बन जाएगा। 3D स्पेस का मतलब है कि एक पूरी एक दुनिया ही बन जाएगी। क्या होगा, एक पूरी सिमुलेटेड दुनिया ही बन जाएगी। उसमें पूरी दुनिया नहीं बनती, उसमें तो आप रोलर कोस्टर देख रहे हो तो सिर्फ वही वही चलेगा, हॉरर देख रहे हो तो वो जहाँ जहाँ जाएगा वही वही देख पाओगे आप बस। पूरी दुनिया नहीं बनती। इसमें तो क्या होगा, पूरी दुनिया बन जाएगी, जहाँ पे आपका एक घर भी होगा, वहाँ पे बैंक वगैरह भी होंगे, वहाँ पे स्कूल्स भी होंगी, वहाँ पे स्कूल्स भी, कंपनियाँ होंगी वहाँ पे। तो इस तरह से क्या होगा, पूरा 3D स्पेस होगा वहाँ पे। क्या होगा, पूरा का पूरा 3D स्पेस होगा। तो ये है मेटावर्स। ये है मेटावर्स। इसमें आप क्या कर पाओगे, पूरा लाइफ का एक्सपीरियंस कर पाओगे, पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस। इसके अंदर आप क्या कर पाओगे, सिमुलेटेड इन्वायरमेंट के अंदर ही, सिमुलेटेड इन्वायरमेंट के अंदर ही क्या कर पाओगे, पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस कर पाओगे। चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो बिजनेस एक्सपीरियंस हो, सब एक्सपीरियंस आप इसके अंदर कर पाओगे। अब इसका यूज़ कहाँ कहाँ हो सकता है ये बताया गया है, किसकी एप्लीकेशन क्या क्या है, कहाँ कहाँ ये यूज़ हो पाएगा। एप्लीकेशन ऑफ मेटावर्स। अभी मेटावर्स आया नहीं है, अभी इस पर काम चल रहा है, फ्यूचर में आएगा। तो इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे यूज़ हो पाएगा, ये देखो। एजुकेशन के लिए, एजुकेशन के लिए यूज़ हो पाएगा। तो ये देखो, जो इसका पहला यूज़ है ये तो अच्छा यूज़ भी है। जो इसका पहला यूज़ यहाँ पे दिया गया है एजुकेशन के लिए, अच्छा भी। मान लो जैसे कोविड-19 जैसी बीमारी आ गई थी, तो उसमें क्या हो रहा था, स्टूडेंट को ऑनलाइन ही क्या करना पड़े था, एजुकेशन लेनी पड़ रही थी। लेकिन मेटावर्स से क्या होगा, मेटावर्स से क्या होगा, एक ऐसी दुनिया आ जाएगी, आप कंप्यूटर से क्या कर पाओगे, कनेक्ट कर पाओगे एक ऐसी दुनिया में, जहाँ पे क्या होगा, पूरे क्लासरूम होगा, वहाँ पे कई सारे बच्चे आएंगे, वो आपको दिखेंगे भी आपके बगल में, वो कई सारे बच्चे होंगे, टीचर भी आपको दिखेगा, टीचर भी क्या होगा, आपको अच्छे से दिखेगा सामने के सामने। तो वहाँ पे अच्छे से इंटरेक्शन हो पाएगा। तो वहाँ पे पूरे क्लासरूम होगा जिसपे कई सारे बच्चे एक साथ आके बैठ पाएंगे। तो ये होगा, एजुकेशन के लिए यूज़ हो सकता है। मीटिंग्स के लिए यूज़ हो सकता है, मीटिंग, वर्चुअल मीटिंग करनी हो तो ये यूज़ भी एक अच्छा है। अब जो यूज़ हैं वो सब फालतू हैं, जैसे वर्चुअल बैंकिंग, वर्चुअल बैंकिंग हो गया, डिजिटल असेट्स हो गया, डिजिटल असेट्स के लिए भी यूज़ हो सकता है ये। वर्चुअल बैंकिंग मतलब मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या होगा, मेटावर्स के अंदर पूरी की पूरी एक दुनिया होगी, पूरी की पूरी दुनिया होगी, एक सिमुलेटेड दुनिया होगी। तो वहाँ पे क्या होंगे, कुछ वहाँ के बैंक्स भी होंगे, वहाँ पे लोगों के खुद के बैंक अकाउंट्स होंगे, वहाँ की करेंसीज होंगी। तो ये वर्चुअल बैंकिंग में भी यूज़ होगा। डिजिटल असेट, डिजिटल असेट्स क्या होती है, कुछ यूनिक फ़ोटोज़, आर्ट्स। तो ऐसे जैसे आपकी अभी यूनिक फ़ोटोज़ आर्ट्स होती हैं, वैसी क्या होगी, इस दुनिया में भी क्या होंगी, कुछ यूनिक फ़ोटोज़ होंगी, आपकी आर्ट्स वगैरह भी होंगी। तो डिजिटल असेट्स के लिए भी यूज़ होगा। तो इस तरह से मेटावर्स का यूज़ हो पाएगा फ्यूचर में, जो कि क्या होगा, जो कि बहुत ही बुरा होगा। इसमें क्या होगा, लोग इसी के अंदर लग जाएंगे, और रियल दुनिया को तो क्या होगा, वो भूल ही जाएंगे। लोग क्या करेंगे, इसी के अंदर लगे रहेंगे, मेटावर्स के अंदर ही वो क्या करते रहेंगे, इसी के अंदर लगे रहेंगे, रियल दुनिया को तो भूल ही जाएंगे। आज देखो, आज मोबाइल आ गए हैं, तो उसी के कारण मोबाइल से क्या हो गया, लोग मोबाइलों में लगे रहते हैं। लेकिन जब वो मेटावर्स आएगा तब तो सोचो, तब तो क्या ही होगा। मोबाइल आने पर ही लोगों को ध्यान नहीं रहता कि उनके पास क्या हो रहा है। लेकिन जब मेटावर्स आ गया तब तो उन्हें कुछ पता ही नहीं रहेगा, ना वो अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे, उनका ध्यान तो कभी पढ़ाई पे जाएगा ही नहीं। तो मेटावर्स के बहुत सारे नुकसान हैं। तो जो अगर मेटावर्स आता भी है तो इसके लिए रेगुलेशन बननी चाहिए कि किस किस के लिए यूज़ हो सकता है। जैसे इसके मान लो मैंने आपको 2 यूज़ बताए थे, एजुकेशन के लिए, मीटिंग्स वगैरह के लिए। तो ये सब यूज़ तो क्या है, अच्छे हैं। तो ऐसे इसे क्या करना पड़ेगा, रेगुलेट करना पड़ेगा कि मेटावर्स किसके लिए यूज़ किया जाए, कहाँ कहाँ यूज़ किया जाए। तो इसके लिए रेगुलेशन आना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये क्या कर देगा, बर्बाद ही कर देगा, बर्बाद ही कर देगा इन लोगों को। तो ये हमने देख लिया मेटावर्स। अब इसमें रिस्क क्या आएंगी, इन टेक्नोलॉजी से रिस्क क्या आएंगी, जो अभी तक हम देख रहे हैं सभी वो रिस्क हैं। जैसे डाटा प्राइवेसी, सिक्योरिटी, डाटा प्रोटेक्शन, ये सब रिस्क जो अभी तक हमने रिस्क पढ़ी हैं। हो सकता है इसमें क्या होगा, आपकी प्राइवेसी लीक हो जाए। आपकी प्राइवेसी लीक होगी तो जो आपकी सेफ्टी है वो भी क्या होगी, खतरे में आ जाएगी। डाटा सिक्योरिटी का रिस्क है, हैक वगैरह होने का। डाटा प्रोटेक्शन, डाटा लॉस हो सकता है। और एक रिस्क है, लैक ऑफ स्टैंडर्ड्स। जब ये टेक्नोलॉजी आएगी तो इसके लिए लॉज सेट करना भी क्या होगा, मुश्किल होगा कि किस तरह से उस दुनिया के लिए लॉज लगाए जाएँ। क्योंकि वो भी क्या एक दुनिया रहेगी, सिमुलेटेड दुनिया रहेगी पूरी की पूरी। ये क्या है, 3D स्पेस, पूरा का पूरा 3D स्पेस रहेगा, पूरी एक दुनिया रहेगी। तो उसके लिए नियम बनाने पड़ेंगे, तो उसके लिए भी दिक्कत आएगी, नियम बनाने में भी वो दिक्कत आएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ी रिस्क है मेटावर्स की। तो जो भी हमने देखा उसको हम एक बार कंसेप्ट बुक से देख लेते हैं। नेक्स्ट जनरेशन ऑडिट, जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी, हो गई,
ये बताओ किस में काम आएगी ड्रोन टेक्नोलॉजी, स्टॉक अकाउंट्स में काम आ सकती है। ड्रोन के पास क्या होते हैं, सेंसर होते हैं, कैमरा होते हैं। कैमरा से क्या होगा, फोटोग्राफ ली जाएंगी और सेंसर क्या करेंगे, काउंट कर देंगे, जो भी इन्वेंट्री होगी उसे काउंट कर देंगे। AR क्या करता है, रियल वर्ल्ड में, रियल इन्वायरमेंट में क्या करता है, कुछ एलिमेंट्स को ऐड कर देता है, जैसे कि पोकेमॉन गो इसका एक एग्जांपल था। VR वर्चुअल रियलिटी, ये क्या करती है, रियल वर्ल्ड को क्या कर देती है ये क्या करती है, VR रियल वर्ल्ड को सिमुलेटेड इन्वायरमेंट से रिप्लेस कर देती है। कैसे रिप्लेस करती है, डिजिटली जनरेटेड इमेजेस के द्वारा, साउंड्स के द्वारा, टच और स्मेल के द्वारा। और मेटावर्स, ये तो क्या करेगा, पूरी दुनिया ही बना देगा, 3D स्पेस, एक 3D स्पेस क्रिएट करेगा। कैसे, AR को यूज़ करके, VR को यूज़ करके और अदर एडवांस टेक्नोलॉजीज को यूज़ करके, जिससे लोग क्या कर पाएंगे, एक लाइफ एक एक्सपीरियंस ले पाएंगे, चाहे वो पर्सनल एक्सपीरियंस हो, बिजनेस एक्सपीरियंस हो। जो लाइफ में इधर एक्सपीरियंस लेते हैं वैसे उसी वर्ल्ड में पूरा का पूरा सेम एक्सपीरियंस वो वहाँ पे ले पाएंगे। इसकी एप्लीकेशन क्या क्या हो सकती हैं, एजुकेशन ट्रेनिंग के लिए, मीटिंग्स के लिए, डिजिटल एसेट मैनेजमेंट के लिए, वर्चुअल बैंकिंग ट्रांजेक्शन के लिए। कंपनीज भी इसे यूज़ कर सकती हैं अपनी डाटा विजुअलाइजेशन एनालिटिक्स कराने के लिए, प्रोफेशनल से अपना डाटा विजुअलाइजेशन एनालिटिक्स करवाने के लिए यूज़ कर सकती हैं। रिस्क इसमें क्या क्या है, पब्लिक सेफ्टी, वही साइबर सिक्योरिटी, डाटा प्राइवेसी, सेम रिस्क, लैक ऑफ स्टैंडर्ड, टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस। तो कोई भी 3-4 नाम याद कर लेना रिस्क के, इसमें अराउंड 6 नेम है, कोई भी 4 नेम्स कर लेना यहाँ पे, आप कोई भी 4 नेम्स रिस्क में याद कर लेना। और एप्लीकेशन है, यहाँ पे भी कोई भी 4 नाम्स देख लेना, जो मेटावर्स की जहाँ पे जो एप्लीकेशन दी गई है एक बार रीड कर लेना। कोई भी 4 एप्लीकेशन की, मेटावर्स की कोई भी 4 एप्लीकेशन के नेम रीड कर लेना एक बार। तो ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हुआ और इस तरह से ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हुआ, इस तरह से ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हुआ। और जो हमने आज देखा उसमें ज़्यादातर रिलेवेंट टॉपिक ही थे। जो भी हमने देखा आज उसके अंदर तो इररिलेवेंट टॉपिक ही थे, जैसे ये नेक्स्ट जनरेशन ऑडिट, कोई काम का नहीं था ऑडिट से रिलेटेड। जो हमने कई सारी टेक्नोलॉजीज देखी, जैसे मान लो NFT देखा, ब्लॉकचेन देखा, IoT देखा, इनका ज़्यादा यूज़ है ही नहीं, फिर भी हमें बता रही है एकदम फालतू टॉपिक। तो आपको क्या करना है, जितना जितना बस हाईलाइट है उतना उतना याद करना, और एग्जाम में क्या करना है, जितना हाईलाइट है उसे तो एग्जैक्ट लिखना है, और बाकी थोड़ा सा ऑन वर्ड्स में कुछ भी लिख देना, जो भी आपकी नॉलेज हो उसके हिसाब से लिख देना। और जो वर्ड्स हाईलाइट है उनको क्या करके आना है, आपको एग्जाम में अंडरलाइन करके आना है, उन्हें क्या करके आना है, अंडरलाइन करके आना है आपको। तो इस तरह से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। और इसके अंदर हमने जितना कंटेंट दिया है, आप कंसेप्ट बुक में देखोगे जितना कंटेंट है, इसमें क्या करा गया है, कीवर्ड्स भी मार्कर दिए गए हैं। मैंने आपको यहाँ पे क्या करा है, मैंने बनवा दिए, समझा भी दिया, बता दे कि कहाँ पे कितना याद करना है, कितना पॉसिबल है। आप इस चैप्टर को इजीली लर्न कर पाओगे, अब आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैंने आपको बताया कि ये मीनिंग कोई काम की नहीं, की फीचर्स है ये इतने काम की नहीं, बस एक बार पढ़ लेना 3-4 नाम। एडवांटेज आपको पक्का करने हैं, कंसिडरेशन चैलेंजेस याद करने हैं, यहाँ पे ऑडिटिंग डिजिटली के इसके भी एडवांटेज याद करने हैं, इसलिए मैंने इसका मीनिंग अलग से बनवाया। नहीं तो हो सकता था कि मैं यहाँ पे बस इसका बनवा देता, क्योंकि बेनिफिट लगभग सेम है। लेकिन ऐसे ही क्या करेगा, अगर मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है इंप्रूव क्वालिटी ऑफ ऑडिट, ऑडिटिंग डिजिटल में क्या लिखा हुआ है, इंप्रूव क्वालिटी ऑफ ऑडिट। लेकिन अगर डिजिटल ऑडिट में देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बेटर ऑडिट क्वालिटी। तो अगर आपने मान लो गलत लिख दिया, उल्टा लिख दिया, तो आपको 0 नंबर देगा। आपका क्या होना चाहिए, कीवर्ड्स क्या होने चाहिए, एग्जैक्ट होने चाहिए। और आपको क्या करना है अंदर का, तो आपको 1-2 लाइन में ऑन वर्ड्स में बना के लिखना है। तो देखो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, और इसमें आपको कहीं पे दिक्कत नहीं होने वाली है। अब आप क्वेश्चंस भी देखोगे इसके, क्वेश्चन बैंक में जब आप इसे क्वेश्चन देखोगे तो वो भी इजीली हो जाएंगे। इसके जो क्वेश्चन है वो भी एकदम सिंपल हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन। तो आज ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।